चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। डन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। करेक्ट। तो चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जैसा कि ट्रांजेक्शंस के बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देता हूं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो अकाउंटिंग हम समझ चुके थे क्या था। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। क्या करना है? ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। और फिर हमने बात की थी ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ पर्टिकुलर कंसिडरेशन, है ना। मतलब कोई कंसिडरेशन, जो भी आप लेन देन कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? कुछ वैल्यू इन्वॉल्व होनी चाहिए। करेक्ट। और फिर हमने बात की थी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकती है हमारी। ओनली दोज ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर ऑफ द मॉनेटरी नेचर। मतलब जो मनी की फॉर्म में ट्रांजेक्शन है, जिनको मनी की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है, उनकी वैल्यू नापी जा सकती है कि कितने रुपए की ट्रांजेक्शन है या कितना पैसा इस ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन नहीं है। मतलब क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजेक्शन हम नहीं लेते अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है जी। ये जो मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम आगे जाके जो है बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस की भी, जो कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट जहां से हमारा स्टार्ट होता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। ठीक है। देखिए, तो समझते हैं एक बार अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो है, मतलब देर आर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज बट कैश इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ देम। कह रहा है बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है सभी एक्टिविटीज में कैश इन्वॉल्व हो। ठीक है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन करें तो जरूरी नहीं है सब में जो है कैश इन्वॉल्व हो। एक्टिविटीज विच आर इन कैश टर्म, कह रहा है वो एक्टिविटी जो किस टर्म में होती है? कैश की टर्म में होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जो मॉनेटरी नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती हैं, उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन मान के रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन यूज ऑफ डॉक्यूमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट यूज होता है। क्या यूज होता है? एक डॉक्यूमेंट। अभी मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में आप बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो, जहां पे हम क्या देखते हैं कि डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है। लाइक बिल, कैश, कैश मेमोज, रिसिप्ट्स एटसेट्रा। तो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके बदले उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? एक डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। उस डॉक्यूमेंट को हम बिल भी बोल सकते हैं, मेमो भी बोल सकते हैं, रिसिप्ट भी बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम से उसको हम जानते हैं, जिनको हम क्या और उन ट्रांजेक्शन, वो जो डॉक्यूमेंट्स है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर्स बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गई अलग। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको याद होगा कि आप डेली बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें मंगाते हैं। आप जोमेटो से फूड मंगाते हैं, स्विगी से ऑर्डर करते हैं, आप मिंत्रा से ऑर्डर करते हैं, आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोग ऑर्डर करते हैं। करेक्ट। तो जब आप क्या करते हैं, जब आप ऑर्डर करते हैं, उसके बदले जब आपके पास सामान आता है, तो उसके साथ एक रिसिप्ट आती है, एक बिल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिल। ठीक है। जिसपे सारा डिटेल्स होती है, कब ट्रांजैक्शन हुई, किस पार्टी ने आपको माल भेजा है, रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है, कितना पैसा इन्वॉल्व है, सारी बातें उसके अंदर लिखी होती है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है, आप जब ऐसे ही बहुत सारी चीजें परचेज करते रहे, आपने एक डॉक्यूमेंट, जो वाले सारे डॉक्यूमेंट थे उनकी एक फाइल बना ली। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट है आपके क्या है? परचेज के डॉक्यूमेंट है। आप अब मैं पूछूंगा कि ये सारी ट्रांजैक्शन है या नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जितने भी सारे बिल हैं, इनके बेसिस पे अगर हम एनालाइज करें कि ये ट्रांजैक्शन में के पार्ट में इन्वॉल्व होगी या नहीं, तो ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी, जितने भी आपने एक्सचेंज किए हैं, उन सभी में क्या दिख रहा है आपको? उन सभी में आपको मनी इन्वॉल्व होती दिख रही है। तो इसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। देखिए, तो वर्ड मैंने बताया क्या है जी? ये सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि ट्रांजैक्शन की शुरुआत ही वहीं से होगी। जब तक आपके पास कोई बेस नहीं होगा, आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा, तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या करता है? इट वर्क्स एज एन एविडेंस। किसकी तरह काम करता है ये? वर्क्स एज एन एविडेंस। अब आपको एक चीज बता दूं, अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन आप बिना एविडेंस के नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे कि आपने बोला कि मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी, तो आप उस मशीनरी को परचेज करने की ट्रांजैक्शन बिजनेस में जब ही कर सकते हैं, जब आपके पास उस मशीनरी को खरीदने का क्या होगा? बिल होगा। बिल मतलब ये डॉक्यूमेंट होगा।
क्यों? क्योंकि उस ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास सबूत क्या है? वो डॉक्यूमेंट है जो आपने क्या किया है, परचेज किया माल, उसका जो डॉक्यूमेंट है वही है। ठीक है जी। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब सोर्स इसको इसलिए बोला गया है यहाँ पे क्योंकि यही आपका सोर्स है ट्रांजैक्शन की शुरुआत होने का, यहीं से हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट होती है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट एक इसकी तरह काम करता है जी, एज एन एविडेंस काम करता है, किसके लिए? व्हेन वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, जब हम क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, मतलब क्या है जी, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमारे पास बेस क्या होगा जिसको देख के हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वो बेस है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी वो एविडेंस की तरह जो काम कर रहा है। ठीक है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे, इधर देखिए मैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सोर्स डॉक्यूमेंट में हमारे क्या क्या आते हैं जी, इधर देखिए, वाउचर्स, बिल्स, कैश मेमो, कैश मेमो एटसेट्रा। ठीक है। वाउचर हो गया, रिसिप्ट बोल दीजिए। और ठीक है जी, जैसे आप बैंक में गए, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, क्या आपके पास एविडेंस है कि आपने पैसा डिपॉजिट किया है? आपने क्या ले लिया, बैंक ने आपको रिसिप्ट दे दिया स्टैम्प करके कि हाँ जी हमने रिसीव कर लिया है। ठीक है, कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो रिसिप्ट आप दिखा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ये आपके क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो ये बात समझ में आ गई थी, आगे देखिए। तो अब बात कर रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग वाउचर्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, वही बिजनेस ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। ये कल भी हमने बात की थी पिछली क्लास में, बिटवीन टू पार्टीज, ऑब्वियसली दो पार्टी होंगी तभी तो आप क्या कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे, अकेले थोड़ी एक्सचेंज कर पाएंगे, एटलीस्ट दो पार्टी होनी चाहिए। एंड इफेक्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द टू अकाउंट्स। और कम से कम दो अकाउंट में इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जाएगा। कितने अकाउंट्स में? कम से कम, क्योंकि दो पार्टी कम से कम इन्वॉल्व होगी ना ट्रांजैक्शन करने के लिए, अकेले खुद से थोड़ी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। कम से कम कितनी पार्टी इन्वॉल्व होंगी? दो। और जितनी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी उतने क्या अकाउंट अफेक्ट होंगे। मान लीजिए मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ एक्स वाई जेड लिमिटेड के साथ, तो मेरा भी अकाउंट अफेक्ट होगा, मिस्टर पंकज अकाउंट, और एक्स वाई जेड लिमिटेड का भी अकाउंट क्या होगा, अफेक्ट होगा। अब वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोई भी डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस, तो ये मैंने अभी बात बताई आपको, ये किसकी तरह काम करता है, एक सबूत की तरह काम करता है, एविडेंस की तरह काम करता है ऑफ द ट्रांजेक्शंस, कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की है। इस बात का सबूत क्या है? उस बात का सबूत है वो सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऑडिट के टाइम पे, जब ऑडिट होगी तो उस टाइम पे आप उस ट्रांजैक्शन आपने लिखी हुई है, आपने कोई खर्चा दिखाया हुआ है, लेकिन आपके पास उसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? आगे देखिए। तो ये डॉक्यूमेंट क्या करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है किसको, ट्रांजैक्शन को। और इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। इट इज द प्राइमरी एविडेंस, और प्राइमरी एविडेंस यही होता है किसी भी, और ये सपोर्ट करता है आपको इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन, और यही क्या है, सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का आधार है, बेस है। यही के इसी को देख के हम सारी ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। तो देखिए वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स कब बनाए जाते हैं, जैसे कि आप जाएंगे मार्केट में तो आपको वाउचर बुक मिल जाएगी। आप जाएंगे, आप बोलेंगे स्टेशनरी वाली दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे सर मुझे वाउचर बुक चाहिए, तो वो आपको वाउचर बुक दे देगा। वाउचर किसके लिए होता है, देखिए मैंने कोई माल मंगाया, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, या मैंने कुछ सेल किया, तो ऑब्वियसली मेरे पास बिल आएगा। सेल किया तो मैं यहाँ से बिल भेजूंगा। ठीक है, तो मेरे पास सेल और परचेज की जनरली बिल हमें मिल जाते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर क्या सिर्फ वही काम होता नहीं, बहुत सारे ऐसे भी खर्चे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं और कैश में होते हैं। जैसे कि भाई चाय वाले का रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो गया, ठीक है, या कहीं आपने किसी इंप्लॉय को भेज दिया कहीं, तो उसने बोला सर मेरे को आने जाने का पैसा चाहिए, तो उसने कहा चलिए ठीक है जी कुछ आप कैश ले जाइए, है ना। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो कैश के बेसिस पे होती है, रेगुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब एक बात है, आपने किसी इंप्लॉय को पैसा दिया, क्या उसका कोई बिल मिलेगा आपको? नहीं ना। क्या आपने चाय वालों को पैसा दे दिया, कोई चाय वाला आता है और उसको पैसा दे दिया, रिफ्रेशमेंट का पैसा दे दिया, तो इनका कोई बिल है आपके पास? नहीं है। तो जब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जहां पे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता, नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है कि आपने क्या किया, ये ट्रांजैक्शन किया उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ,
तो ऐसे खर्चों को हम पैटी एक्सपेंसेस बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे खर्चे। पैटी मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये नेसेसरी होता है कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, वाउचर बनाना पड़ेगा। तो वाउचर क्या होता है, वाउचर एक बुक होती है, उसमें आपका लिखा होता है किसने किसको पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, कितनी तारीख को पेमेंट किया, रिसीविंग पार्टी कौन है, पेमेंट करने वाली पार्टी कौन है। तो इसको हम लिख लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वाउचर बुक आपको आराम से मिल जाती है, आप जाके देख सकते हैं। हालांकि उसका एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया है। तो हम वाउचर प्रिपेयर कर लेते हैं, जो क्या दिखाता है, जो दिखाता है उसके अंदर बहुत सारी नेसेसरी डिटेल होती है। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट इन दी सेपरेट फाइल, और इन डॉक्यूमेंट्स को हम एक अलग से फाइल बना लेते हैं, उसमें रख लेते हैं। किस ऑर्डर में रखे जाते हैं ये, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। कैसे, डेट वाइज कैसे रखे जाते हैं ये, डेट वाइज रखे जाते हैं। एंड आर सीरियली नंबर्ड, और इनको नंबर भी कैसे दिया जाता है, सीरियल वाइज, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ द बुक्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग वाउचर्स। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग किस बेसिस पे करोगे, अगर आपके पास कोई एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो वाउचर बनाइए, और वाउचर के बेसिस पे फिर क्या करिए, आप उसको आगे रिकॉर्ड करिए। तो वाउचर जो होता है ना, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। मैंने क्या किया, मैं कंपनी ने मेरे को बाहर भेजा, मैंने कहा सर मेरा आने जाने का 2,000 रुपये किराया भाड़ा लगेगा। तो कंपनी ने कहा ये लो वही 2,000 रुपये पंकज जी को दे दो, मेरे को 2,000 रुपये दे दिए। क्या प्रूफ है, तो मेरे को 2,000 रुपये जब दिए तो पता है क्या होगा, एक वाउचर बनाया जाएगा, किसने दिया, किसको दिया, कितनी तारीख को दिया, कितना पैसा दिया। उसके बाद वो वाउचर किसके पास जाएगा, ऑनर के पास जाएगा, या जो भी मैनेजर है, जो भी अकाउंटेंट है उसके पास जाएगा। वो उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा। अप्रूविंग अथॉरिटी वो क्या करेगी, उसको साइन करेगी और बोलेगी अप्रूव्ड, दे दीजिए पैसा। जब वो अप्रूव हो गया और उस पर स्टैंप लग गई, अब वो क्या बन गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन गया उस 2,000 रुपए के खर्चे का। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती और वो 2,000 रुपए अपना P&L अकाउंट में खर्चा दिखा देती, तो ये खर्चा उसका वैलिड खर्चा नहीं माना जाता, मतलब आप इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले जा पाते। ठीक है, क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था, लेकिन अब है तो हम इसको ले जा सकते हैं। तो वाउचर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को। तो ट्रांजैक्शन आपने जो रिकॉर्ड की है वो तो कॉपी में लिख दिया आपने, लेकिन उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, पीछे रखा हुआ उसका डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन वॉइड है, अगर डॉक्यूमेंट है तो वो ट्रांजैक्शन एकदम सॉलिड है, उसके अंदर जान है, वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये एविडेंस की तरह काम करता है, और कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हम करते हैं उसका आधार क्या है, यही है। तो व्हेन वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, इट वर्क्स एज अ बेस, इट वर्क्स एज अ बेस। तो ये क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन का बेस माना जाता है, आधार माना जाता है। ठीक है जी। देखिए वाउचर किस तरीके से होता है, मान लीजिए ये वाउचर है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का लोगो होता है, कंपनी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। देखिए लिखा है ना पेटी कैश वाउचर, मतलब छोटे छोटे जो खर्चे जिनका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है, उसके लिए वाउचर बनाए जाते हैं। वाउचर नंबर क्या है जी, 1 2 3 जो भी नंबर है इसका, डेट कौन सी है वो डाल देंगे यहाँ पे, पेई है ना, किसने पे किया है, कंपनी, जो भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, जो भी नाम है कंपनी का, वो यहाँ पे आ जाएगा। पर्टिकुलर्स किस चीज के लिए आपने दिया है, कितना अमाउंट दिया है, किस चीज के लिए दिया है, कितना अमाउंट दिया है। ठीक है, उसके बाद टोटल कितना अमाउंट गया है वो लिख दिया जाएगा। प्रिपेयर्ड बाय, ये वाउचर किसने बनाया है उसका नाम आएगा यहाँ पे। अप्रूव किसने किया है कि हाँ भाई ये खर्चा जो है हुआ है, आप दे दीजिए पैसा, किसने अप्रूव किया है उसका नाम आ जाएगा। और जिसने रिसीव किया है पैसा, उसका नाम आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन गया। देखिए कैसा होता है, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये पेटी कैश वाउचर, यहाँ पे क्या है आपकी जी, नंबर है, ये डेट हो गई, कंपनी का नाम हो गया, लोगो हो गया, किसने पे किया है, किस किस चीज के लिए पे किया है, पर्टिकुलर्स में आ जाएगा। यहाँ आपका टोटल आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया प्रिपेयर किसने किया है इसको, अप्रूव किसने किया है इसको, रिसीव किसने किया है पैसा, सबकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है जी, क्लियर है, ओके। चलिए, अब वाउचर कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ वाउचर की अगर हम बात करें, तो वाउचर जो है बेसिकली दो तरीके के हैं हमारे यहाँ पे। कितने तरीके के वाउचर्स हैं हमारे, दो तरीके के बेसिकली वाउचर हैं, पहला और ये दूसरा। ठीक है, कैश वाउचर्स। अब कैश वाउचर में दो आते हैं, एक डेबिट वाउचर आता है और एक क्रेडिट वाउचर आता है। मतलब या तो कैश आप रिसीव कर रहे हैं, या तो आप क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, या आप कैश पे कर रहे हैं किसी को, है ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए। या तो आपके पास कैश आ रहा है या फिर आपके पास से कैश जा रहा है।
तो आ रहा है तो उसके लिए क्या बनेगा, और जा रहा है उसके लिए क्या बनेगा। तो जब जाता है तो उसके लिए क्या बनता है, डेबिट वाउचर यानी पेमेंट वाउचर। और क्रेडिट वाउचर किसके लिए बनता है, जब आप कोई रिसिप्ट करते हैं, ऐसी कोई रिसिप्ट आप करते हैं जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो उसके लिए बनाते हैं हम क्रेडिट वाउचर। और ऐसा कोई खर्चा आप जो आप कर रहे हैं जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, जिसका कोई बिल आपको नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप क्या बनाते हैं, डेबिट वाउचर बनाते हैं। ठीक है जी। आगे देखते हैं फिर क्या होता है, नॉन कैश वाउचर्स। तो नॉन कैश वाउचर्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वाउचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि लेन देन तो होता है, एक्सचेंज तो होता है, चीजें ट्रांसफर तो होती हैं, लेकिन कैश जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। मतलब उधार वाली जो ट्रांजैक्शन होती है, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जो उधार वाली ट्रांजैक्शन है, मैंने किसी को कुछ चीज दी, उधार दिया, जैसे मैंने उधार माल खरीद लिया किसी से, तो उसके लिए क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर बनाना पड़ेगा, सॉरी। मैंने किसी को उधार माल सेल कर दिया तो उसके लिए क्या बनेगा, क्रेडिट सेल वाउचर बनेगा। ठीक है। किसी ने मेरे को जो मैंने माल उधार बेचा था उसने मुझे वापस कर दिया, मैंने किसी को जिससे मैंने उधार माल खरीदा था उसको वापस कर दिया माल। ठीक है। या डेप्रिसिएशन वगैरह का कुछ हो गया, मतलब जिसमें कैश अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। क्या इन्वॉल्व नहीं हुआ है, कैश, बस आपने खरीद बेच की है उधार बेसिस पे। ठीक है। तो कोई कैश अगर इन्वॉल्व नहीं हुआ तो इनको नॉन कैश वाउचर्स हम बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ठीक है जी। और उसके बाद यस, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। अभी तक हमने क्या बात की, हमने बात की बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, फिर हमने बात की हर ट्रांजैक्शन का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो क्या होता है, वो वाउचर्स वगैरह होते हैं, बिल होते हैं, रिसिप्ट होती है। मतलब इन सबको अगर मैं मिला दूं तो बेसिकली ये क्या बनता है, सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है। क्या बनता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब हर डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट करता है आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए, मतलब ट्रांजैक्शन का सोर्स ही क्या है, वो डॉक्यूमेंट है। और वो क्या करता है, एक तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है जी। फिर हमने देखा दो तरह के वाउचर हैं, कैश के लिए आपके दो वाउचर है, पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर है, आपका रिसिप्ट के लिए क्रेडिट वाउचर है, और ट्रांसफर के केसेस के लिए आपका क्या है जी, ट्रांसफर वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूमेरिकल भी इसका जो है हम आज करेंगे, बट उससे पहले इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है जी, ये इक्वेशन है। मतलब यहाँ पे कोई चीज किसी चीज के क्या होगी, इक्वल होगी। तो इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि कोई ना कोई चीज है ऐसी जो किसी के इक्वल है ना। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई, 2+1 = क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है ना, यस इक्वल है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, इक्वेशन बोल रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे इक्वेशन है, लेकिन किसकी इक्वेशन है, अकाउंटिंग की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, अकाउंटिंग की इक्वेशन है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखिए, एक चैप्टर होता है आपका टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना, जिसमें हम बात करते हैं एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है ना, इन सब चीजों की बात करते हैं। तो मैं अगर आपको शॉर्ट में वो चीज समझाऊं तो उसका क्या मतलब है, एक मिनट ये देखिए। ये एक बैलेंस शीट में बना रहा हूं, ठीक है, जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है और इसको हम बोलते हैं एसेट्स। क्या होती है ये, इसके बारे में बात करते हैं। ये अमाउंट होता है आपका, और ये भी क्या होता है आपका, अमाउंट होता है। ठीक है जी। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बैलेंस शीट बोल रहा हूँ। यानी ये एक ऐसी शीट है जो क्या दिखाती है, बैलेंसेस दिखाती है, किसके, एसेट्स के, लायबिलिटी के। अब लायबिलिटी जो है ना, मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। लायबिलिटी दो तरह की होती है। एक लायबिलिटी आपकी होती है इंटरनल, और एक लायबिलिटी होती है आपकी एक्सटर्नल। जो इंटरनल लायबिलिटी होती है, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं मिस्टर पंकज ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अकाउंटिंग के अंदर हम ऑनर, एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं उसको, एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है
बिजनेस एंड इट्स ऑनर, क्या कहता है ये? बिजनेस एंड इट्स ओनर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। फ्रॉम ईच अदर किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्रॉम दी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू को मैं पीओवी लिख दे रहा हूं। तो ये कहता है जो बिजनेस है और बिजनेस का मालिक है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग है। मतलब ये अगर मैं बोलूं एक पर्दा है, ठीक है, ये बिजनेस है और ये इसके ऑनर है। ये पर्दा जो है ये क्या करता है? इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस चाहे अपने मालिक से पैसा ले और चाहे बिजनेस बाहर वालों से पैसा ले, जैसे बैंक वगैरह से लोन ले, दोनों ही बिजनेस के लिए लायबिलिटी है भाई, क्योंकि बिजनेस तो अपना मान ही नहीं रहा ना। बिजनेस तो अपने ओनर को अपना मान ही नहीं रहा है, नहीं मान रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा जो बिजनेस का ऑनर बिजनेस में लगाता है, जैसे मैं कहता हूं मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को स्टार्ट की मैंने, तो मैंने उसमें 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए लगा के मैंने कोई अपना बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस ये कहता है कि भाई जो आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए है ना, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। मतलब बिजनेस के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है। मैं कह रहा हूं भाई लाइबिलिटी क्यों मान रहे हो? कह रहा है कि एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, वो ये कहता है जी बिजनेस और बिजनेस के मालिक एक दूसरे से अलग होते हैं, और जब अलग हैं, जैसे आप और मैं अलग है ना, तो मैं आपको जो पैसा दूंगा वो आपके लिए लाइबिलिटी तो है, या आप मुझे जो पैसा दोगे वो क्या है? मेरे लिए लाइबिलिटी है। लेकिन अगर हम एक ही फैमिली होते, एक ही से घर में पैदा होते, तो उस केस में क्या होता भाई? आपके जैसे घर वाले आपको पैसा देते हैं तो आप क्या उसको लाइबिलिटी मानते हो? नहीं मानते हो ना। लेकिन अगर आप मुझे पैसा दोगे तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। मतलब मुझे वो आपको वापस चुकाना है वो पैसा, करेक्ट। तो ऐसी बिजनेस क्या करता है? इसको अपनी लायबिलिटी मान लेता है, और वो लायबिलिटी जो बिजनेस की अपने मालिक के प्रति होती है, ऑनर के प्रति होती है, उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। तो मैं इसको बोलता हूं इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी, लायबिलिटी टूवर्ड दी ऑनर ऑफ द बिजनेस। वो लायबिलिटी जो बिजनेस के ऑनर के प्रति है, ऑनर ऑफ द बिजनेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल। और वो लायबिलिटी जो बिजनेस की आउटसाइडर्स के प्रति है, ठीक है, किसके प्रति है? लायबिलिटी टूवर्ड द आउटसाइडर्स ऑफ द बिजनेस। जो लायबिलिटी किसके प्रति है? आउटसाइडर्स के प्रति है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलेंगे। तो इसका मतलब लायबिलिटी जो मालिक के प्रति है वो इंटरनल है, और इस इंटरनल लायबिलिटी को मैं और किस नाम से लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इसको कैपिटल के नाम से, ठीक है, जिसको हिंदी में हम पूंजी बोलते हैं। ठीक है जी। यानी वो लायबिलिटी जो बिजनेस की अपने मालिक के प्रति है, उस लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। यानी इंटरनल लायबिलिटी इज नोन एज दी कैपिटल। तो मैंने यहां पे लिख दिया जी कैपिटल। ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। उसके बाद वो लायबिलिटी जो बिजनेस की अपने आउटसाइडर्स के प्रति है, तो ऐसी कौन सी लायबिलिटी हो सकती है? तो ऐसी लायबिलिटी हो सकती है क्रेडिटर के प्रति। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आप उधार माल खरीदते हो, वो क्रेडिटर होते हैं। और कौन हो सकते हैं जी? बैंक लोन हो सकता है। आपने किसी बैंक से लोन लिया तो वो भी आपकी क्या है? एक्सटर्नल, बाहर के लोग है ना ये बैंक लोन क्रेडिटर्स। ठीक है। आपने किसी से उधार माल खरीदा है, उसको बिल लिख दिया, तो इसको बोलते हैं बिल्स पेबल। क्या बोलते हैं इसको? बिल पेबल। तो ये भी क्या है? आपकी लायबिलिटी है। कोई ऐसा खर्चा जो आपने मतलब बेनिफिट तो ले लिया है लेकिन उसको पे नहीं किया है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो बकाया हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी घर में रह लिया हूँ, वहां पे रह चुका हूं मैं, अब क्या था जी, रेंट पे करने की बात आई, तो मैंने कहा मैं सर अभी नहीं दे पाऊंगा, अगले 2 महीने बाद मैं रेंट दूंगा। तो इसका मतलब 2 महीने का जो रेंट है वो मेरा क्या है? आउटस्टैंडिंग। मैं सुविधा ले चुका हूं लेकिन अभी मैंने रेंट नहीं दिया है, तो इसको हम बोलते हैं ऐसे खर्चे जो बकाया हैं, अभी तक दिए नहीं है हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारी जो लायबिलिटी है, ये क्या है? हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज है, और ये हमारी क्या है? इंटरनल लायबिलिटी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल।
और आउटसाइड में मैं मान लीजिए अभी लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो अभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया है, बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस में क्या हुआ जी, कितना पैसा आया बिजनेस में, कैश कितना आया बिजनेस में, 5 लाख रुपए आया। ठीक है जी, ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूं। मैंने बिजनेस को क्या दिया, 5 लाख रुपए दिए। तो बिजनेस ने रख लिए 5 हजार रुपए, 5 लाख रुपए, क्योंकि वो उसके लिए क्या एसेट है। इस पैसे से वो क्या करेगा, आगे धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, कमाएगा, मशीन खरीदेगा, बिल्डिंग खरीदेगा, प्लांट खरीदेगा, जो भी बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो खरीदेगा। अभी उसने 5 लाख रुपए रिसीव कर लिया है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो ये 5 लाख रुपए है ना भाई, ये है कहां से, आया कहां से, क्योंकि बिजनेस का अपना तो कोई पैसा नहीं है, ये पैसा कहां से आ रहा है। तो बोला जी ये पैसा है इंटरनल लाइबिलिटी का, मतलब जो मालिक ने बिजनेस को दिया है। तो उसने कहा कि अच्छा, ये 5 लाख रुपए किस चीज का है, कैपिटल का है। तो इसने लिख लिया यहाँ पे कि मेरे पास है तो 5 लाख रुपए, लेकिन ये मुझे किसको देना है, अपने मालिक को देना है। तो उसने लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के नाम से लिख लिया बिजनेस ने। अब क्या हुआ, अब बिजनेस ने बैंक लोन लिया। क्या लिया जी, बैंक लोन लिया। तो बैंक लोन लिया, फिर बैंक में पैसा आ गया जी, 2 लाख रुपए का बैंक लोन ले लिया। तो यहाँ बैंक बैलेंस कितना आ गया, आपका एसेट साइड में कितना पैसा आया बैंक में, तो बैंक में आपका आया 2 लाख रुपए। अब वो कह रहा है जी मेरे पास कितने पैसे हो गए, बैंक में हो गए 2 लाख, कैश में हो गया 5 लाख। लेकिन बात आती है कि भाई ये 2 लाख रुपए कहाँ से आया। तो उसने बोला ये आपको बैंक ने दिया है। तो बैंक तो इंटरनल नहीं है, बैंक तो एक्सटर्नल है, मालिक इंटरनल होता है। तो बोला कि ये मेरी क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। और एक्सटर्नल एक्सटर्नल लाइबिलिटी में भी क्या है, वो आपका बैंक लोन है। फिर वो कह रहा है जी आपने क्या खरीदा, आपने 30 हजार रुपए का या 1 लाख रुपए का उधार माल खरीदा। अब जो उधार माल हम खरीदते हैं ना, उससे हमारे क्या बनते हैं, क्रेडिटर बनते हैं। मतलब वो क्रेडिटर आर द पर्सन जिनको हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस से पैसा देना है, क्योंकि अभी हमने उन्होंने हमें उधार दिया है। तो उधार दिया है तो हमारे पास स्टॉक तो आ गया। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, भाई एसेट साइड में 1 लाख रुपए का माल आ गया ना, ये तो संपत्ति हो गई मेरी। लेकिन ये 1 लाख रुपए का सामान जो आया है, इसके बदले 1 लाख रुपए मुझे किसी को देना तो पड़ेगा ना। कौन है वो लोग, वो लोग हैं क्रेडिटर्स। और ये आपका था 2 लाख। ये सब जो हमने किया है, ये सब जो हमने किया है, आपको एक चीज बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें हमने 3 ट्रांजेक्शन किए हैं। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, वो सारे के सारे लेन देन, एक्सचेंज, जिसमें हमें क्या दिखती है, मनी इन्वॉल्व होती हुई दिखती है, वो ट्रांजेक्शन है। तो ये हमें समझ में आ गया, इन सब में मनी इन्वॉल्व है, तो ये सभी क्या है, ट्रांजेक्शन है। तो हमने 3 बातें करी हैं। क्या बातें करी हैं, 3 की, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। सबसे पहले बताइए, ये समझ में आ गया ना, ये लाइबिलिटी जो है, ये जो लाइबिलिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो दोनों लाइबिलिटी हैं, ये जो दोनों लाइबिलिटीज है हमारी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल। ठीक है, और इंटरनल को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल को हम लाइबिलिटी बोलते हैं और इंटरनल को हम कैपिटल बोलते हैं। तो एक्सटर्नल को सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल की सारी लाइबिलिटीज को मिला के हम लाइबिलिटी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इंटरनल को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि कैपिटल को और लाइबिलिटी को जब मैं प्लस करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा। भाई देखिए, 5 और 2 7 और 1 8 लाख हुआ। ये कितना हुआ, ये 8 लाख। और ये भी देखिए कितना है, 5 और 2 7 और 1 8 लाख है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी लाइबिलिटी यानी 2 + 1 लाख 3 लाख प्लस कैपिटल 5 लाख, तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मिला के मेरा टोटल एसेट के इक्वल होता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, यस बिल्कुल कह सकता हूँ। हमें दिख रहा है यहाँ पे, भाई लाइबिलिटी कितनी है, 2 + 1 3 लाख, कैपिटल कितनी है 5 लाख, 3 और 5 कितना होता है 8 लाख। क्या ये इस टोटल एसेट के इक्वल है, टोटल एसेट मतलब ये सारी की सारी एसेट्स हमारे, क्या इसके इक्वल है, यस इसके इक्वल है। तो मैं इससे एक क्वेश्चन, इससे फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी, मतलब एक्सटर्नल। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल, और कैपिटल मतलब इंटरनल। ये क्या है जी, आपकी इंटरनल है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि हमारी जो एसेट्स का जो टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है, लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होता है। क्या लास्ट में जाके इक्वल होता है या हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वल होता है,
तो पॉइंट ये है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या होता है, ये इक्वल होता है। चलिए एक मिनट इसको देखते हैं। कह रहा है जो रिकॉर्डिंग होती है ना बिजनेस ट्रांजैक्शन की बुक्स में, वो किस पे बेस होती है? वो एक फंडामेंटल इक्वेशन पे बेस्ड होती है। और वो फंडामेंटल जो इक्वेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है जी। आगे फिर कह रहा है कोई भी बिजनेस हो, वट एवर बिजनेस पजेसेस इन द फॉर्म ऑफ एसेट, बिजनेस के पास कोई भी जो भी चीज है जो एसेट की फॉर्म में है, तो हम देखते हैं यहाँ पे बिजनेस के पास एसेट की फॉर्म में क्या है? अभी कैश है, बैंक है, स्टॉक है, ये है ना। तो कह रहा है बिजनेस जो भी चीज अपने पास एसेट की फॉर्म में जो उसके पास दिख रही है ना आपको, वो किस वजह से आ रही है? पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहा है वट एवर बिजनेस पजेसेस इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, वो क्या है? वो फाइनेंस हुई है, खुद की नहीं है बिजनेस की। क्या हुई है वो? फाइनेंस हुई है। क्या हुई है वो? फाइनेंस हुई है। ठीक है। किसके द्वारा फाइनेंस हुई है? या तो मालिक के द्वारा। प्रोपराइटर मतलब क्या है? ओनर है। क्या है प्रोपराइटर मतलब? ओनर। एक सेकेंड, इसको मैं लिख दे रहा हूं। ओनर के द्वारा या तो फाइनेंस हुई है। फाइनेंस होने का मतलब क्या है? पैसा दिया गया है ना। जैसे मैं बोलता हूँ ना, भाई मुझे फाइनेंस कर दे यार, तू मेरा बर्थडे है, मुझे फाइनेंस कर दे, मैं बाद में दे दूंगा। मतलब कि मुझे कुछ पैसा दे दो यार अभी, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो कह रहा है बिजनेस की जो सारी एसेट्स है ना, जो भी एसेट उसके पास है, वो बिजनेस की खुद की नहीं है। भाई बिजनेस कहाँ से पैसा लाया? तो पेपर पे एक कंपनी की फॉर्म में दिख रहा है आपको। पैसा किसने दिया है? या तो मालिक ने दिया होगा, मतलब प्रोपराइटर ने दिया होगा, पहली चीज। या फिर बाय द आउटसाइडर्स, या फिर कहां से आया होगा वो पैसा? आउटसाइडर से आया होगा। बात समझ में आ गई? तो यही बात हमने देखी। हमने यही तो देखा कि जो टोटल कैश, बैंक कैश 5 लाख, बैंक में 2 लाख, स्टॉक का 1 लाख, ये पैसा क्या बिजनेस का खुद का था? नहीं। कहां से आया? कैश 5 लाख दिया मालिक ने, जिसको हम कैपिटल बोल रहे हैं। बैंक का जो पैसा आया 2 लाख, ये किसने दिया? बैंक ने दिया, तो इसको बैंक लोन बोल रहे हैं। और स्टॉक का जो आया, आपने उधार माल खरीदा किसी से, जिसको हम क्रेडिटर बोल रहे हैं। तो क्या बिजनेस का इसमें कुछ है अपना? नहीं। ये सब कहां से फाइनेंस हो रहा है? या तो प्रोपराइटर से, या फिर किससे फाइनेंस हो रहा है वो? आउटसाइडर से। और इसी इक्वेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं इक्वालिटी की फॉर्म में। ठीक है। जहां पे हम क्या करते हैं? एसेट्स को इक्वल करते हैं, एक साइड में एसेट को रखते हैं और दूसरी साइड में हम किसको रखते हैं? इक्विटी। इक्विटी को हम कैपिटल बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? इक्विटी को हम कैपिटल बोलते हैं। दूसरी साइड में रखते हैं उसको। ठीक है। और जो क्लेम्स होते हैं आउटसाइडर्स के, उसको उसमें प्लस कर देते हैं। एंड ऑनर, आउटसाइडर्स और ऑनर के जो क्लेम होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। ठीक है। तो एक मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास सामने आती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखिए, ये बात अगर इतने एम्फेसाइज होके मैंने पढ़ाई है, आपको बताई है, तो आपको अभी तक समझ में आ गई होगी कि हमारी जो एसेट्स है वो किसके इक्वल है? वो हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है। लाइबिलिटी प्लस, मैं फिर से बता रहा हूं, क्या जो एसेट्स हैं वो बिजनेस की खुद की हैं? नहीं, वो फाइनेंस हुई हैं। क्या हुई है? वो फाइनेंस हुई हैं। वो फाइनेंस हुई हैं कहां से? या तो आउटसाइडर से, राइट। लाइबिलिटी मतलब क्या है? आउटसाइडर। या तो इनसे फाइनेंस हुई है, या फिर वो फाइनेंस हुई है किससे? ऑनर से, जिसको हम प्रोपराइटर भी बोल सकते हैं। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगी ना, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें। ठीक है। तो चलिए मैं अब दोबारा से इक्वेशन को लिख के आगे बढ़ता हूं। अब ये तो समझ में आ गया हमें, लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ये तो समझ में आ गया कि जो हमारी एसेट्स है ना, वो किसके इक्वल है? लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल है। ये तो बात हमें समझ में आ गई। लेकिन क्या हमारी टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है बिल्कुल लास्ट में जाके, जैसे हमने यहां पे देखा? क्या बिल्कुल लास्ट में जाके इक्वल होती है? 8 लाख 8 लाख नहीं। वो कह रहा है वो कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब पता है क्या है? वो कह रहा है जी आफ्टर, लास्ट में नहीं, आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के बाद, क्या बोला उसने? आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन योर
एसेट मस्ट बी, शुड भी नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, मस्ट बी, क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल, किसके इक्वल होनी चाहिए, लाइबिलिटी, मस्ट बी इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चलिए समझ में आ गई बात। क्या बोल रहा है, हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी जो एसेट है वो हमारी किसके इक्वल होगी, लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के इक्वल होती है हर ट्रांजैक्शन के बाद। चलो अगर बात ऐसी है, अगर बात ऐसी है तो हम क्या करते हैं, इस चीज को एक बार चेक करके देख लेते हैं। अगर बात यही है तो इस चीज को हम क्या करेंगे, एक बार फटाफट से हम इस बात को हम चेक करके एक बार देखेंगे। तो हम लेते हैं क्वेश्चन वही वाला जो अभी हमने लिया था, ये कि सबसे पहले क्या हुआ, मैंने मान लीजिए बीइंग ऑनर, मैं बिजनेस का ऑनर हूं, तो मेरा पैसा बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल है। तो मैंने बिजनेस को कितना दिया है, 5 लाख रुपए दिया है। क्या दिया है, कैश, तो कैश एसेट है। एसेट मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस को कुछ अर्न करके देती है फ्यूचर में, जिनको हमने सेल करने के लिए नहीं रखा है, वो सब एसेट है। तो कैश है 5 लाख रुपए का जो मैंने दिया है। तो मैं इसको इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा प्लीज, है ना। अगर ये देख पाएंगे तभी आप अगला जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको वो सॉल्व कर पाएंगे, या होमवर्क में मैं आपको दूंगा, ठीक है जी। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी लायबिलिटी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, सॉरी कैप एसेट है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा एसेट्स, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एसेट्स लिखा, ठीक है। उसके बाद इसको किस, ये किसके, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे के रखता है क्योंकि एसेट बहुत सारी हो सकती है ना, ऐसी, ये किसके इक्वल होनी चाहिए आपकी, लायबिलिटी और प्लस कैपिटल में छोटा ही रखते हैं क्योंकि कैपिटल जो है वो एक ही बार आती है ना, ठीक है। लायबिलिटी में थोड़ा स्पेस दे के रखते हैं, ठीक है जी। तो हमारी एसेट किसके इक्वल होनी चाहिए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए कि एसेट में क्या आया था कंपनी के पास, फर्म के पास क्या आया था, कैश आया था सबसे पहले 5 लाख रुपए। आप क्या लिखेंगे, एसेट साइड में लिख देंगे कैश, क्या लिख देंगे यहाँ पे आप, कैश। देख लेना जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से करना है आपको। कैश कितना आ गया जी, 5 लाख रुपए आ गया, कितना आ गया कैश, 5 लाख। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये 5 लाख रुपए बिजनेस का खुद का है, नहीं। तो बताइए किसने दिया है, बाहर से लिया है कि मालिक ने दिया है। तो बताया जी वो कहाँ से आया, वो मालिक ने दिया है, मालिक ने दिया है तो कोई बात नहीं। तो वो पैसा किसका है, मालिक का है, तो 5 लाख रुपए कैपिटल में लिख दो आप। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। भाई वो कैसा है, किसने दिया पैसा, आप मालिक का अपना, बिजनेस का अपना खुद का नहीं है, किसने दिया है, या तो बाहर वालों ने दिया होगा या ऑनर ने दिया होगा। तो इस क्वेश्चन में ऑनर ने दिया है, बात खत्म हो गई। लाइबिलिटी कुछ है आपके पास, नहीं है, छोड़ दो। ये हमारी पहले इक्वेशन कंप्लीट हो गई। फिर इसको हम कैसे लिखते हैं, एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इसको नीचे क्या करेंगे, हम कैरी करेंगे, इसको क्या करेंगे, नीचे कैरी करेंगे। तो 5 लाख का पूरा 5 लाख नीचे आ जाएगा, इधर साइड कुछ है ही नहीं, इधर पूरा 5 लाख आ जाएगा। ध्यान से सुनते जाइएगा। दूसरे बार फिर क्या किया गया, फिर बिजनेस ने लोन लिया है बैंक से, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का बिजनेस ने लोन लिया है बैंक से, 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए जो है वो बैंक के नाम से, तो बैंक क्या होता है, एसेट होती है भाई, बिजनेस के लिए एसेट है बैंक। तो एक नई एसेट और आ गई बिजनेस के पास, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, बैंक बोल रहे हैं। क्या पहले था, नहीं, जीरो था पहले। क्या, तो कैरी किया जीरो। क्या इस बार आया है बैंक में पैसा, यस आया है, कितना आया है, 2 लाख। क्या कैश में कुछ आया है, नहीं, ओके। अब जो ये 2 लाख रुपए आया है ये कहाँ से आया है, तो भाई पता चला एक लाइबिलिटी हुई है हमारी। कहाँ से हुई है लाइबिलिटी, हमने बैंक लोन लिया है। क्या लिया है, बैंक लोन। तो पहले क्या था, बैंक लोन था क्या पहले, नहीं। तो कैरी कर लिया इसको हमने, जीरो। क्या इस बार हमारे पास लाइबिलिटी आई है, यस, ये बैंक लोन हमने इस बार लिया है 2 लाख रुपए का। तो हम ये बता रहे हैं कि जो ये 2 लाख रुपए बैंक में आपको दिख रहा है ना, ये पैसा कहाँ से आया है, ये बैंक का लोन है, ये लोन से पैसा आया है 2 लाख रुपए। क्या मालिक ने कुछ दिया है, नहीं, जीरो कर दो। फिर इसको क्या करेंगे हम, टोटल कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे जी, टोटल कर लिया हमने, ये देखिए, ये हमने कर लिया टोटल, ठीक है। करो, कैरी करो नीचे, 5 लाख प्लस जीरो, 5 लाख प्लस 2 लाख, इधर आ जाइए, इक्वल्स टू, ये भी 2 लाख और ये कितना है जी, 5 लाख।
आप देख पा रहे होंगे कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी लाइबिलिटी एसेट किसके इक्वल आ रही है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे देखिए पहला केस, पहली ट्रांजैक्शन की थी हमने, फिर ये दूसरी ट्रांजैक्शन हमने किया। तो पहली ट्रांजैक्शन में देखिए इधर भी 5 लाख है और इधर भी क्या है 5 लाख बराबर है। इधर भी कितना है फिर इधर देखिए इधर कितना है 5 और 2 7 लाख, और इधर भी कितना है 5 और 2 7 लाख। दो दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद भी क्या है ये इक्वल है। अब तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या थी। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या थी जी, तीसरी ट्रांजैक्शन थी कि बिजनेस ने क्या किया है, उधार माल खरीदा है। तो माल को जो हम किस नाम से लिखते हैं, स्टॉक के नाम से लिखते हैं। गुड्स को किस नाम से लिखते हैं, लास्ट में स्टॉक के नाम से लिखते हैं कि 1 लाख रुपए का माल खरीदा। तो अगर आपने भाई 1 लाख रुपए का माल खरीदा तो वो आपके लिए स्टॉक है, और स्टॉक तो एसेट होता है। स्टॉक क्या होता है आपका, एसेट होता है। तो स्टॉक आपने खरीदा है, तो पहले था क्या, नहीं, जीरो, कैरी किया जीरो। फिर था क्या दोबारा में, नहीं, जीरो, फिर कैरी किया जीरो। किस बार आया है क्या, यस आया है। कितने का स्टॉक आया है, 1 लाख रुपए का स्टॉक आया है। क्या पैसा कुछ पे किया है आपने, नहीं। क्या बैंक से पे किया, नहीं। फिर कहां से आया भाई, अगर आपने कुछ पे ही नहीं किया तो इसका मतलब कहीं से आपको आया है, किसी ने उधार दिया है आपको। तो जिसने भी उधार दिया है वो आपके लिए आउटसाइडर है, और आउटसाइडर को हम क्या लिखते हैं, लायबिलिटी के अंदर लिखेंगे क्रेडिटर के नाम से। क्या पहले क्रेडिटर थे आपके, नहीं, तो कैरी किया जीरो। क्यों दोबारा दूसरी ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर आए, नहीं, तो कैरी किया जीरो, फिर कैरी किया जीरो। इस बार आए हैं, कितने के क्रेडिटर हुए हैं, 1 लाख रुपए के हमारे क्रेडिटर हो गए। क्या बैंक के लोन में कुछ ऐड होगा, नहीं। क्या यहाँ कुछ ऐड होगा, नहीं। ठीक है, तो ये हमने कर दी थर्ड ट्रांजेक्शन, और इसको हमने क्या कर दिया जी, टोटल। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये कितना हो गया आपका, 5 लाख कैरी कर लिया हमने एज इट इज। इधर कैरी किया हमने कितना, 2 लाख, और इधर कैरी किया हमने 1 लाख। अब देखते हैं क्या इक्वल आएगा कि नहीं। तो ये भी क्या हमने कैरी, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख। देखिए इधर कितना आ रहा है, 5 और 2 7 और एक 8 लाख। और इधर भी कितना, तो एसेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल करिए कितना, लाइबिलिटी में क्या है, 2 और 1 3 लाख है। 3 लाख और 5 लाख कितना होता है, इधर भी 8 लाख। तो 8 लाख और 8 लाख। एक ट्रांजेक्शन और कर लेते हैं। बिजनेस ने क्या खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है 3 लाख रुपए की। क्या खरीदी है, 3 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है। और वो जो बिल्डिंग खरीदी है ना बिजनेस ने, उसके लिए पेमेंट कैसे किया है, कैश में पेमेंट किया है। कैसे पेमेंट किया है, कैश में। तो मुझे एक बात बताइए, क्या बिजनेस के पास से कैश कम नहीं हो जाएगा, 3 लाख रुपए बिल्कुल हो जाएगा भाई। कैश पेमेंट कर दिया तो कैश 3 लाख रुपए घट जाएगा। क्या बैंक से कुछ गया, नहीं, जीरो। क्या स्टॉक से कुछ गया, नहीं, जीरो। लेकिन आपके पास एक नई एसेट आ गई, क्या, बिल्डिंग। क्या आ गई, नई एसेट, बिल्डिंग आ गई। क्या बिल्डिंग पहले थी, नहीं, जीरो। जीरो कैरी किया जीरो, फिर जीरो, फिर कोई ट्रांजेक्शन में नहीं हुआ था, जीरो, फिर कैरी किया जीरो। लेकिन इस बार बिल्डिंग हमने खरीदी है, तो कैश में हमने क्या किया, पेमेंट किया। तो 3 लाख रुपए हमारा कैश माइनस हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम 3 लाख रुपए की हमारी एसेट प्लस भी तो हो गई बिल्डिंग। भाई गया क्या, कैश। आया क्या, बिल्डिंग। गया क्या, कैश। एक एसेट गई, दूसरी एसेट आई। तो एक एसेट जो गई है उसमें से माइनस कर दो, दूसरी एसेट जो आई है उसको क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। ठीक है जी। क्या हमने कोई एसेट उधार खरीदी है, नहीं, उधार नहीं खरीदी। क्या हमने कोई क्रेडिटर से कुछ लिया, नहीं। क्या मालिक ने पैसा दिया है, नहीं। तो इसका मतलब क्या, उधर साइड सब हो गया जीरो आपका। ठीक है, और इधर साइड चलिए, इधर साइड चलिए तो क्या हो जाएगा आपका। देखिए 5 लाख में से 3 लाख गया तो कितना बचा, 2 लाख। ये भी कितना बचा आपका, 2 लाख। ये कितना बचा आपका, 1 लाख। लेकिन अब आपके पास नई एसेट आ गई, बिल्डिंग, 3 लाख। ठीक है जी। इधर साइड कैरी करिए तो कितना आया आपका, वही 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख। अभी भी हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन जो बराबर होगी, देखते हैं। देखिए 2 लाख और 2 लाख एसेट साइड टोटल करते हैं पहले। 2 लाख और 2 लाख 4 लाख, और एक 5 लाख, 5 और 3 8 लाख। तो इधर भी क्या है 8 लाख, और इधर भी क्या है 8 लाख। देखो दो और एक 3 लाख प्लस 5 लाख, अभी भी बराबर है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ये सब करने के बाद, कि हमारी हर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एसेट इज इक्वल्स टू किसके होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी एसेट जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए। तभी हम बोलते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें ये बराबर होते हैं। एक एक और कर लेते हैं। आपने क्या पे किया है, अब देखिए ये तो बात हो गई लायबिलिटी और एसेट की। अब बात करते हैं इनकम एक्सपेंस की। इनकम होती है तो भाई ऑब्वियसली कैश आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है,
और इनकम से आपकी कैपिटल क्या होती है, जो मालिक का पैसा होता है वो बढ़ता है ना, मालिक पैसा लगाता है इसलिए कि जो इनकम होगी उससे मेरी कैपिटल प्लस होगी, और कोई खर्चा होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा। तो मान लीजिए मैंने रेंट पे किया है 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए अगर रेंट पे किया है बैंक से, कैसे पे किया है, चेक दिया है मैंने, कैसे दिया है, चेक। तो बताइए एसेट साइड में कहाँ से पैसा जाएगा, कैश से जाएगा कि बैंक से, चेक दिया है तो भाई बैंक से जाएगा। 30,000 रुपए मेरा बैंक से चला गया। ये 30,000 रुपए जो रेंट है, रेंट क्या होता है, खर्चा होता है ना, और खर्चा होता है तो क्या इस पे इम्पैक्ट डालेगा, नहीं, ये मेरी मालिक के पैसे को कम कर देगा 30,000 रुपए से। तो ध्यान रखना जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो कैपिटल से माइनस, इनकम होगी तो कैपिटल में प्लस। ठीक है जी। अब ये हो गया जी, क्या आपने कोई कैश दिया है, नहीं, जीरो। क्या इधर से कुछ गया है, नहीं, जीरो, जीरो। इधर करेंगे तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, बस इधर इम्पैक्ट आया था वो हमने लिख दिया है। चलिए इसको देखते हैं क्या बचा, देखते हैं क्या बचा। देखिए ये हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में हमने रेंट पे किया है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये रेंट है ना। तो देखिए अभी भी हमारा ये कितना है, 2 लाख है, प्लस 2 लाख में से 30,000 गए तो 1,70,000, प्लस ये कितना है आपका, 1 लाख है, प्लस ये कितना है आपका, 3 लाख है, इक्वल्स टू ये कितना है आपका, 2 लाख है, ये कितना है आपका, 1 लाख है, और ये कितना बचा, 5 में से 30,000 गए तो 4,70,000। अभी भी आप टोटल करेंगे तो आपके एसेट इज इक्वल्स टू क्या होगी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है जी। एक बार देखिए पूरा क्वेश्चन, फटाफट से पूरा क्वेश्चन देखिए एक बार, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कैसे किया हम लोगों ने। हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी जो एसेट है वो किसके इक्वल हो रही है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल हो रही है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है, ये क्या कंप्लीट किया, अभी हमने आपके सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। पार्ट 2 जब हम करेंगे तो उसमें क्या करूंगा, मैं एक पूरा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है जी। देखिए क्या है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं मैं आपको, जिससे कि इजी हो जाए करना। आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है। बिजनेस स्टार्ट किया है किसने, हेमंत ने, तो हेमंत मालिक है, मालिक का पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल। तो इसका मतलब आपका एसेट साइड में, एसेट साइड में एसेट इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, वही लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आप क्या करेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे क्या आया है, कैश आया ना, हेमंत ने दिया है कितना, 3 लाख, और ये क्या है, हेमंत की कैपिटल मानी जाएगी 3 लाख। अगला देखिए, गुड्स खरीदा है आपने कैश में 80,000, तो आपका कैश में से 80,000, अगली ट्रांजेक्शन इसको पहले कैरी कर लेंगे नीचे, और फिर कैश में से 80,000 माइनस करेंगे और नई एसेट लिख देंगे स्टॉक। तो पहले तो जीरो था, अब हो जाएगा 80,000। फिर अगली ट्रांजेक्शन, माल बेचा है आपने, 30,000 का माल था, 45,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 15,000 का। कैसे निकाला आपने, 45,000 में सेल किया, कॉस्ट कितनी थी, 30,000, 30,000 का माल आपने 45 में बेच दिया, 15,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पे प्लस होता है, कैपिटल में। माल बेचा है कितने का, 30,000 का, तो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा कितना, 30,000। लेकिन पैसा कितना आया है, कैश कितना आया है, 45,000, कितना है, 45। तो कैश में कितना प्लस हो जाएगा आपका, 45,000। इस तरीके से आपने ये करना है। ठीक है, गुड्स खरीदा है किससे, मोनिका से, ये उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो स्टॉक तो आ जाएगा, स्टॉक में तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगी लायबिलिटी के नाम पे मोनिका, क्रेडिटर, क्या आ जाएगी, मोनिका क्रेडिटर के नाम से आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, सैलरी पे की एक्सपेंस है तो कैश में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। कमीशन रिसीव किया, इनकम है तो कैश में प्लस हो जाएगी, कैपिटल से माइनस हो जाएगी। उसके बाद आपने कैश पे किया मोनिका को फुल सेटलमेंट में 69,000। ठीक है जी, तो मोनिका को आपने कितना पेमेंट किया है, 69,000, और उसका पूरा हिसाब क्या हो गया है, क्लियर हो गया। तो मोनिका से आपने खरीदा कितना था, 70,000 का माल। तो आप क्या करेंगे, आपको फायदा कितना हुआ, डिस्काउंट कितना मिला आपको, 1,000 का। तो आप करेंगे कैश में से माइनस होगा 69, लाइबिलिटी में से आपका जो है माइनस होगा 70, और आपका फायदा कितना हुआ है, 1,000 का, तो वो यहाँ प्लस हो जाएगा। आपने गुड सेल किया राहुल को, वही 25,000 का माल, 20,000 का माल 25,000 में बेचा है, तो 5,000 का फायदा हुआ, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, किसको बेचा है, राहुल को, तो राहुल आपका क्या बन गया, डेटर, क्योंकि पैसा तो मिला नहीं है। तो आपकी नई एसेट क्या आ गई, डेटर, क्या बन गए वो, डेटर। ठीक है, तो वहां पे प्लस कर देंगे कितना, डेटर में प्लस करेंगे 25,000। ठीक है जी, और माल जो स्टॉक माइनस होगा 20,000 का, और प्रॉफिट होगा आपका 5,000 का, जो कैपिटल में प्लस होगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन को एक बार आप देखिएगा। ठीक है,
इसके पार्ट बी में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। हमने अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में कवर किया, राइट। तो अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन में जिसमें हमने पहले पार्ट में फोकस किया है अकाउंटिंग इक्वेशंस पे, ठीक है, जो पार्ट वन में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसका एक न्यूमेरिकल भी मैंने उसमें डाला हुआ था, तो आई होप आप लोगों ने उसको कर लिया होगा, ठीक है जी। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, दैट इज चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट, वो बेसिकली डील करता है आपका, अभी हम बात करेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से, जिनको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज बहुत डिटेल में इसको हम करेंगे इसमें, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि देखिए हमने बात की थी सोर्स डॉक्यूमेंट की जब हमने पार्ट वन किया था, राइट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट आर द डॉक्यूमेंट जिनके बेसिस पे क्या होती है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है ना। मतलब रिकॉर्डिंग कब होती है, पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई किस कहाँ से करेंगे आइडेंटिफाई, कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस होगा ना आपको, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई ना कोई आपके पास होगा, जैसे बिल, वाउचर्स, रिसिप्ट्स, कैश मेमो, ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो उन्हीं को आधार बनाते हुए, उन्हीं को बेसिस बनाते हुए हम क्या करते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या अपनी मर्जी से कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, या उसके लिए कोई स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल बना हुआ है? यस, ऑब्वियसली उसके लिए क्या बना हुआ है, कोई सेट ऑफ रूल बने हुए हैं। वो रूल्स जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, उन्हीं को हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो उसके बारे में देखेंगे, पहले एक बार आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए देखिए, तो डबल एंट्री सिस्टम इंडिया के अंदर हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? देखिए दो तरह का सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है और एक क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम। आगे चल के मैं बताऊंगा। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पे डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एवरी ट्रांजेक्शन every transaction has at least two effects, या ऐसे बोल सकते हैं इसको, every transaction affects at least two accounts। मतलब हर ट्रांजैक्शन कम से कम क्या करेगी, दो अकाउंट्स को तो अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो डुअल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें इम्पैक्ट जो होता है हर एक ट्रांजैक्शन का, वो दो, एटलीस्ट दो अकाउंट को पे जाता है ना। तो दो अकाउंट पे इफेक्ट जाएगा, तो कोई डेबिट होगा और कोई क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्रेडिट के बारे में भी हम बात करेंगे, इसलिए मैं इसको और बात आगे नहीं बता रहा हूँ। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग में क्या होता है, बहुत एस्पेक्ट का मतलब, एक तो डेबिट एस्पेक्ट और एक क्या बात कर रहा है, क्रेडिट एस्पेक्ट, ठीक है। ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ठीक है। अब ये बहुत, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट, ये रिसिप्ट भी हो सकती है, पेमेंट भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट का आना भी हो सकता है, एसेट का जाना भी हो सकता है, गिवर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर एटलीस्ट कितने एस्पेक्ट होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे। तो डबल एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। और हर ट्रांजेक्शन, ठीक है, हैज अ टू एस्पेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। और दोनों ही एस्पेक्ट को, यानी डेबिट एस्पेक्ट को भी हम रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट एस्पेक्ट को भी हम रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमारी जब जनरल एंट्री हम करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, सपोज ए अकाउंट डेबिट टू कैश, बी अकाउंट डेबिट टू कैश, या कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। तो एक डेबिट हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इफ द बिजनेस एक्वायर समथिंग, मान लीजिए कह रहा है बिजनेस अगर कुछ एक्वायर करता है, तो इट मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड बाय गिविंग समथिंग। ऑब्वियसली भाई, जब आपने, बिजनेस ने कुछ खरीदा है, तो जब कुछ खरीदा होगा तो कुछ दे के ही तो खरीदा होगा ना। भाई कुछ आ रहा है बिजनेस के अंदर, कुछ खरीद रहे हो आप, जब आप कुछ खरीदते हो तो उसके बदले कुछ कंसिडरेशन पे करते हो कि नहीं पे करते हो? यस। तो आपके पास समथिंग इज कमिंग, और उस चीज के लिए इन रिटर्न आप क्या कर रहे हैं, यू आर पेइंग समथिंग, ठीक है। तो कह रहा है जो भी आपने एक्वायर किया है, ठीक है, वो कैसे एक्वायर किया होगा, इट मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड बाय गिविंग समथिंग, कुछ देकर एक्वायर किया होगा। तो वाइल रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन, तो जब हम हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जो टोटल अमाउंट क्या होगा, जो डेबिट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे टोटल अमाउंट क्रेडिटेड के इक्वल होगा। तो इसलिए हमारे जो डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों क्या होने चाहिए, हर एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट हमारे क्या होने चाहिए, टोटल। जिसकी वजह से हमने पिछली क्लास में, यानी पार्ट वन में जब हमने बात की थी कि
हमारा एसेट्स जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डबल एंट्री सिस्टम। अगर डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता तो इसका मतलब कोई एक अकाउंट अफेक्ट होता तो दूसरे पे जब इंपैक्ट जाता ही नहीं, तो कभी भी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाते। तो उसको इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं द टर्म डेबिट और क्रेडिट, ये क्या इंडिकेट करते हैं, वेदर द ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। कहां पे, किसी भी अकाउंट के अंदर। अब अकाउंट क्या होता है इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। तो अभी फिलहाल अगर आप इसको मैं समझाना चाहूं तो अकाउंट जो है वो इस तरीके से टी शेप की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, जिसकी लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं, और राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है दो एस्पेक्ट है उसके अंदर, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट। और हर ट्रांजैक्शन के जो डेबिट एस्पेक्ट है वो किसके इक्वल होंगे, क्रेडिट एस्पेक्ट के इक्वल होंगे। और वो कहाँ पे जाएंगे, किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो वो कह रहा है अगर डेबिट और क्रेडिट है तो वो इंडिकेट करता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होगी ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड और दी राइट हैंड साइड ऑफ दी अकाउंट। तो अगर डेबिट है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, डेबिट के लिए क्या है, लेफ्ट साइड है, और क्रेडिट के लिए क्या है जी, आपकी राइट साइड है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है वो क्या होती है, डेबिट होती है, और राइट साइड क्या होती है, हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है जी। तो सिंपल फॉर्म में तो अकाउंटेंट्स लुक्स लाइक दी इंग्लिश लैंग्वेज लेटर टी। तो कह रहा है जो अकाउंट होता है वो कैसे दिखता है, इंग्लिश लेटर टी की तरह दिखता है। तो इसको जब शॉर्ट में बनाते हैं ना तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं, है ना। तो इसलिए इसको बोला इंग्लिश लेटर टी की तरह दिखता है, बिकॉज ऑफ इट शेप दिस सिंपल फॉर्म ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड द टी अकाउंट। तो हम अकाउंट को क्या बोलते हैं, टी शेप्ड अकाउंट भी बोलते हैं। और ये जो अकाउंट होता है, आपको मैंने याद होगा अकाउंटिंग साइकिल कराई थी। अकाउंटिंग साइकिल में पहला क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर उसको मेजर करेंगे उसकी कितनी वैल्यू में है उसमें, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम कहाँ पे आ गए, रिकॉर्ड वाले पार्ट पे आ गए, जो किससे होगा, रूल्स ऑफ अकाउंट से होगा, अकाउंटिंग से होगा। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, जो अगला स्टेप था आपको याद हो तो। क्लासिफिकेशन में हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, और लेजर में क्या बनता है, यही अकाउंट बनता है, ठीक है जी। तो उसमें था ना रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कहाँ होती है, लेजर में होती है। तो लेजर में कहाँ जाता है, इसी अकाउंट के अंदर जो है वो अमाउंट जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया था आपको, तीन तरह के रूल है हमारे पास। कौन कौन सा है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अब शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं, डिटेल में वहां बताऊंगा। तो गोल्डन रूल क्यों बोला है, क्योंकि यही क्या है, बेसिस है। यही क्या है, बेसिस है, किसके, बेसिस ऑफ ऑल द अकाउंट्स। ऑल दी अकाउंट्स मतलब जो भी आपके, लास्ट में आपको याद होगा अकाउंटिंग साइकिल जब हमने की थी तो उसमें था प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वो सब कहाँ से होता है, उन सब का जो बेसिस होती है वो क्या होती है, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे क्या होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। क्या होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग किसके बेसिस पे होती है, इन्हीं गोल्डन रूल के बेसिस पे होती है। और वो गोल्डन रूल क्या है, रियल अकाउंट है, एक एक है रियल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट, एक है आपका पर्सनल अकाउंट। अब ये किस किस चीज से डील करते हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। तो रियल अकाउंट डील करता है किससे, रियल अकाउंट डील करता है एसेट से। किससे डील करता है, एसेट से। अब एसेट्स में आपको बता चुका हूं क्या होता है, ठीक है जी। एसेट कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज जो आपने परचेज की है, किस चीज के लिए, बिजनेस को फर्दरेंस के लिए, फॉर दी फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस बिजनेस में उसको यूज करने के लिए रखा है आपने, फ्यूचर में वो आपको बेनिफिट देगी, उसका कोई ऑनर है और उसकी मार्केट में कोई क्या है, वैल्यू है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये बिजनेस में हम यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एसेट। और एसेट के लिए कौन सा अकाउंट है हमारे पास, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्या कहता है उसके बारे में बताता हूं मैं अभी आगे चल के। तो रियल अकाउंट कहता है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, अभी इनका एनालिसिस करेंगे हम, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ध्यान रखना, कह रहा है कि अगर कोई भी, व्हाट का मतलब क्या है, व्हाट का मतलब है एसेट। व्हाट का क्या मतलब है, एसेट। मतलब क्या है जी, अगर एसेट आएगी तो क्या होगी, डेबिट होगी, और अगर एसेट जाएगी
तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है जी। अगर एसेट आती है व्हाट कम्स इन मतलब जो आएगी बिजनेस के अंदर, तो वो क्या होगी, डेबिट, और जो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट किससे डील करता है? आपका जो नॉमिनल अकाउंट है वो डील करता है इनकम से या गेन से और एक्सपेंस और लॉसेस से। एक्सपेंस और लॉसेस से। ठीक है जी। अब इनकम और गेन जो है वो ये कहता है अगर कोई इनकम और गेन हुआ है तो क्या कर दोगे, उसको क्रेडिट कर दोगे। और अगर कोई एक्सपेंस लॉस हुआ है तो क्या कर दोगे, डेबिट। तो इसलिए इस रूल का नाम, जो ये जो नॉमिनल का रूल है, वो क्या कैसे बोला जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब इनकम क्या है, जो हम रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से जो प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, तो जब सेल में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, या जो सेल होती है वही हमारी क्या होती है, इनकम होती है, और उनका जो समेशन होता है, ठीक है, वो हमारा क्या आ गया जी, गेन। क्या है, जब हम कोई कैपिटल एसेट क्या करते हैं, सेल करते हैं। ऐसे मैंने कोई एसेट बेच दिया, उस 5,000 की एसेट थी, मार्केट में 6,000 मिल गया, 1,000 का मुझे क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, तो कोई इनकम है, कोई गेन है, एक्सपेंस और लॉस है, वो सब क्या होंगे, एक्सपेंस लॉस होंगे डेबिट, और इनकम और गेन क्या होगी, क्रेडिट होगी। ध्यान से इन रूल्स को आपको याद करना है, बोल बोल के याद करना है। ठीक है, जब आपको बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा, उसके बाद जब आप करेंगे प्रैक्टिस, तो हम देखेंगे सारी जो एंट्रीज हैं वो इन्हीं रूल्स के बेसिस पे होती हैं। अगला जो है वो पर्सनल अकाउंट का रूल है। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो डील करता है पर्सन से। किससे डील करता है, पर्सन से। अब पर्सन जो है ना वो तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के पर्सन होते हैं, जिसमें एक होता है आपका, जैसे हम जैसे लोग हैं, बायोलॉजिकल पर्सन, जो नेचुरल प्रोसेस से जो है बने हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल या नेचुरल पर्सन, जैसे कि हम सब लोग हैं, आप सब लोग हैं। ठीक है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया है ना। जैसे आपने क्लास 11th में बिजनेस में जब आप पढ़ते होंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, तो उसमें हम पढ़ते हैं ना, कंपनी क्या है, कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो लॉ के थ्रू क्या होती है, क्रिएट होती है, जिसका जन्म लॉ के थ्रू होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, है ना। ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, कम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका बर्थ वहां से होता है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी कंपनी, वो क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। नेचुरल पर्सन में हम सब लोग आ गए, जैसे रोहन, मोहन, सोहन, मैं, आप, है ना, ये सब लोग। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, मतलब जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लैंडलॉर्ड्स हो गए आपके, एम्प्लॉयर्स हो गए आपके, है ना, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। ठीक है। तो जब भी आपको कहीं पे किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर कोई नाम दिख जाए, चाहे वो कंपनी का नाम है, चाहे वो किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का नाम है, और चाहे वो किसी पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन, नेचुरल पर्सन का नाम है, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन है, उसमें एबीसी लिमिटेड दिख गया, रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, या किसी का नाम दिख गया, रोहन, मोहन, सोहन, करण, ठीक है, तो वो सब में हम क्या लगाएंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल जो है वो क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। चलिए, तो ये तीन रूल हैं। हमने क्या देखा, ये एसेट से डील करता है, ये इनकम गेन और एक्सपेंस लॉस से डील करता है, और ये किससे डील करता है, पर्सन से डील करता है। चलिए फटाफट मेरे साथ आप लोग बोलिए, सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ। पहला कौन सा है आपका, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में कितने रूल हैं जी, तीन रूल हैं। तीन में पहला कौन सा है, रियल अकाउंट का रूल है। किसका रूल है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर एसेट आएगी तो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट जाएगी तो क्रेडिट। बोलिए फटाफट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोलिए, अरे भाई आपसे कह रहा हूँ, बोलिए फटाफट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट कंप्लीट। इसको बोलना है, बोलेंगे तभी आपको ये याद हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं, कंफ्यूज रहोगे फिर आएगा नॉमिनल। नॉमिनल किससे डील करता है, आपका इनकम एक्सपेंस, ठीक है, इनकम से और गेन से, एक्सपेंस और लॉसेस से। तो क्या होता है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। बोलिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यस। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बोलिए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब एक्सपेंस लॉस को क्या करेंगे, डेबिट, इनकम गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट। वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद अब बोलिए फटाफट, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलिए आप लोग, बोलिए क्या है, बताइए फटाफट, डेबिट द
रिसीवर, वेरी गुड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो वो क्या है हमारे लिए, गिवर है। सामने वाले का स्टेटस देखना है। जैसे मैं अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ, मैं अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ और मैं मान लीजिए करण से 500 रुपए ले रहा हूँ। तो मैं करण से 500 रुपए ले रहा हूँ, तो करण क्या है, पर्सन है, पर्सन है तो रियल अकाउंट, नॉन पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो मुझे ये देखना है कि करण क्या है मेरे लिए, रिसीवर है, गिवर है। अगर भाई मैं उससे 500 रुपए ले रहा हूँ तो बताइए वो क्या है, वो दे रहा है मुझे या वो मुझसे ले रहा है, दे रहा है, तो क्या हुआ, गिवर। क्या क्या हुआ बताइए फटाफट, रिसीवर नहीं होगा, क्या होगा, गिवर होगा। क्या होगा जी, गिवर। और मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं तो वो क्या बनेगा, वो रिसीव कर रहा है ना, तो क्या कहलाएगा, वो रिसीवर। समझ आ गया ना। तो अगर वो मुझे दे रहा है कुछ, तो जो देने वाला व्यक्ति है वो कौन है, गिवर। और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। और अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूं तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, सामने वाला व्यक्ति कौन है, रिसीव करेगा वो, तो वो क्या बन जाएगा, रिसीवर। तो एंट्री क्या बनेगी, सॉरी रूल क्या बनेगा हमारा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आ गया जी, बिल्कुल, वेरी गुड। तो रियल क्या है फटाफट से एक बार और बोलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और आपका पर्सनल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जब हम इन तीन रूल्स की बात करते हैं, जब इन तीन रूल्स की बात करते हैं तो इन तीन रूल्स में आपके कौन कौन से जो है अकाउंट जनरली कवर होते हैं। तो कह रहे ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। तो हमने क्या किया, इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जी, 5 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी में, 5 कैटेगरीज। किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या देखा है, सारी चीजों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जिसमें से पहली कैटेगरी हमारी क्या है जी, एसेट्स है। पहली कैटेगरी क्या है, एसेट्स है। दूसरी कैटेगरी क्या है हमारी, लाइबिलिटी है। तीसरी कैटेगरी क्या है हमारी, कैपिटल है। चौथी कैटेगरी क्या है हमारी, एक्सपेंस। अब देखिए अगर आपको रूल याद हो गया होगा तो अभी आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। एक्सपेंस, लॉसेस, और उसके बाद क्या है, रिवेन्यू एंड गेन, या रिवेन्यू लिख लीजिए आप, रिवेन्यू एंड गेन्स। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग के पर्पज से सारे अकाउंट्स को जनरली हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब 4 कैटेगरी के यानी 4 तरह के अकाउंट्स हमारे हो सकते हैं, या तो वो एसेट अकाउंट होगा, या लाइबिलिटी अकाउंट होगा, या कैपिटल अकाउंट होगा, या एक्सपेंस लॉस अकाउंट होगा, या इनकम और गेन अकाउंट होगा। ठीक है जी, चलिए आगे। अब एनालिसिस करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, एक एक रूल का एनालिसिस करेंगे विद एंट्रीज और एग्जांपल्स। ठीक है जी। उसके बाद जब हम ये एनालिसिस कर लेंगे, रियल, नॉमिनल, और उसके बाद क्या है हमारा, पर्सनल। ठीक है जी। फिर हम चलेंगे किस पे, जब ये तीनों का एनालिसिस कर देंगे तो फिर एक क्वेश्चन है हमारे पास, फटाफट से हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है जी हमारे पास, देखिए ये है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है ना, कि बेसिस क्या होता है, अकाउंटिंग किस बेसिस पे होती है, कैश बेसिस पे होती है, कि एक्रूवल बेसिस पे होती है, या फिर हाइब्रिड बेसिस पे होती है। ठीक है जी। चलिए तो अभी हम एनालिसिस पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना, एनालिसिस पार्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट से, रियल वाला। चलो गुड। देखिए, तो अभी ये सब बता चुका हूं मैं, क्या होता है रियल अकाउंट का मतलब क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और किससे डील करता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट किससे डील करता है आपका, एसेट से डील करता है। किससे डील करता है, एसेट्स से। तो यहां लिख दूंगा एसेट्स, या ऐसे लिखिए इसको, डील्स विद एसेट, डील्स विद एसेट्स। अब एसेट का मतलब क्या है जी, कुछ एसेट्स के मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कुछ एसेट्स के एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, टाइपराइटर है। एक सेकंड, क्या था ये, टाइपराइटर ना, टाइपराइटर है। उसके बाद क्या है जी, आपका लाइव स्टॉक भी आपकी एसेट होती है। उसके बाद आपका मोटर व्हीकल भी एसेट होती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इतना करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये सब हमारी एसेट्स होती है जनरली। अब मैं आपको क्या करता हूँ, कैश और बैंक भी आपका क्या है, एसेट है। जैसे कैश का जो बैलेंस है या बैंक बैलेंस है, ये भी क्या होता है हमारा,
एसेट होता है, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, हम इससे फ्यूचर में प्रॉफिट्स अर्न करते हैं ना। आगे देखिए, तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स किए किसके, आपके एसेट्स के, बट मैं इसको भी फिलहाल कर दे रहा हूँ रफ। ठीक है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल करना है। ठीक है, चलिए एक सेकंड, ये पूरा हट गया है क्या? ओके, पूरा ही हटेगा ये तो, इसको ऐसे कर दे रहे हैं रफ। चलिए, तो हमने लिखा है इसको, ये किससे डील करता है जी, एसेट से डील करता है। तो इसको बस ये लिख देते हैं, डील्स विद एसेट, क्योंकि ये रफ हो गया था। चलो, तो मैं अब क्या करूंगा जी, मैं कुछ ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये आ रहा है या जा रहा है। अगर आएगा तो डेबिट होगा, और जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ध्यान रखना, वॉट का मतलब क्या है, वॉट का मतलब क्या है, ये दोनों वॉट का मतलब है एसेट की बात चल रही है, जो भी एसेट है वहां पे है, जो भी एसेट है वहां पे उसकी बात चल रही है। ठीक है, मतलब डेबिट क्या करेंगे, एसेट को करेंगे कब, जब वो आएगी। क्रेडिट क्या करेंगे, एसेट को करेंगे कब, जब वो जाएगी। तो ये कम्स इन है, ठीक है, ये क्या है, कम्स इन, और ये क्या है, गोज आउट है। कहाँ पे कम्स इन और गोज आउट की बात चल रही है, बिजनेस के अंदर कम्स इन और गोज आउट की बात चल रही है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं कौन सा विजिबल ज्यादा है। आई थिंक ये भी विजिबल है, और ये भी सही विजिबल है ना, इससे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए दोनों ही ठीक लग रहा है मुझे, तो हम येलो से करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक ट्रांजैक्शन है, मैं बोल रहा हूँ, देखिए कि हमारे बिजनेस ने परचेज किया है, परचेज बिल्डिंग। अब ध्यान रखना, बिल्डिंग क्या होती है, एसेट होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। परचेज बिल्डिंग ₹55 लाख लिख दीजिए, सॉरी 5 लाख रुपीज। परचेज बिल्डिंग फॉर 5 लाख रुपीज, रुपीज 5 लाख, सॉरी। परचेज बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख, अरे भाई। ठीक है, अब हमें कैसे पहचानना होता है एंट्री को, ध्यान से सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चलने वाला है। हमें कैसे पहचानना होता है एंट्री को, परचेज या बिल्डिंग, तो हमें ये देखना है कि इसमें से एसेट कौन कौन सी है। हमें क्या देखना है, इसमें एसेट कौन कौन सी है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जी बिल्डिंग भी एसेट होती है, और ये जो पैसा है ये भी क्या होता है, एसेट होता है। हमने क्या देखा, बिल्डिंग भी क्या है, एसेट है, और पैसे भी क्या है, एसेट है। जहां भी आपको अमाउंट दिखेगा तो जनरली वहां पे कैश मानेंगे हम उसको। ठीक है, तो ये मान लीजिए ₹4 5 लाख इन कैश, मैं लिख भी दे रहा हूं, अगर नहीं भी लिखा होता तो हम इसको मान लेते कि ये कैश है। तो मुझे दो एसेट दिख गए, ये भी क्या है, हमारी एसेट है, और ये भी क्या है, हमारी एसेट है। आप मुझे एक बात बताइए, हमने परचेज किया बिल्डिंग, तो बताइए आ क्या रहा है, बिल्डिंग आ रही है। भाई मैंने बिल्डिंग परचेज की तो क्या आएगी, बिल्डिंग आएगी ना, या बिल्डिंग मेरे को बिल्डिंग मिलेगी, और मेरे पास से जाएगा क्या, कैश जाएगा, है ना। और कैश भी क्या एसेट है, तो ये एसेट क्या है, ये एसेट कौन सी वाली है, जो बिल्डिंग वाली है वो कौन सी है, कम्स इन है ना। जो बिल्डिंग है वो क्या है, कम्स इन हुई ना, कम्स इन, क्योंकि परचेज करूंगा तो ये बिल्डिंग मुझे मिलेगी। जाएगा क्या मेरे पास से, गोज आउट क्या है मेरे पास से, गोज आउट क्या है, गोज आउट है मेरे पास से कैश, कैश मेरे पास से क्या है, गोज आउट है। अब आपको पता है जी, कम्स इन जो होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो गोज आउट होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो मुझे बताइए, तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से होता है, देखो अभी मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहा हूँ। ये हमारा होता है डेट, ये होता है हमारा पर्टिकुलर, ये होता है हमारा लेजर फोलियो। ठीक है, और लेजर फोलियो क्या है अभी बता दूंगा आपको। और उसके बाद ये हमारे होते हैं अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट, यहाँ भी हम लिखते हैं अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट लिखा जाता है, और ये क्या लिखा जाता है, क्रेडिट अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है जी, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। ये क्या होता है, अभी जो हम लेजर करेंगे ना, अकाउंट बनाएंगे तब सीखेंगे। इस सेक्शन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर्स। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डेट, क्योंकि जर्नल जो होता है और ये जो पूरा फॉर्मेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। जिसके अंदर क्या की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है। जर्नल के अंदर क्या की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है। और रिकॉर्डिंग किस बेसिस पे की जाती है, वो इन 3 रूल्स के बेसिस पे की जाती है, जिसमें से पहले रूल का एनालिसिस हम कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि बिल्डिंग क्या थी, कम सिन थी, बिल्डिंग क्या थी, कम सिन।
और कम्स इन क्या होता है, डेबिट होता है, और गोज आउट क्या होता है जी, क्रेडिट होता है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो एंट्री कैसे करेंगे, मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल को खरीदी है, तो 1 अप्रैल 2025, मैंने कब खरीदी है, 1 अप्रैल को खरीदी है, तो मान लो 1 अप्रैल 2025 को क्या एंट्री हो जाएगी, क्या आया है, बिल्डिंग आई है। एंट्री लिखते कैसे हैं उसको देख लो एक बार, एंट्री कैसे लिखते हैं ना, तो बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये ए और ए ऑब्लिक सी का मतलब क्या होता है, अकाउंट होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्डिंग अकाउंट, अकाउंट और ये डेबिट, डेबिट को डी आर लिखते हैं, टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो बिल्डिंग कर दिया हमने डेबिट, और क्रेडिट को टू करके लिखते हैं और थोड़ा अंदर से लिखते हैं, देखिए इतना अंदर से लिखते हैं ना, तो टू क्या जा रहा है जी हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने की थी, 5 लाख रुपए डेबिट अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, और क्रेडिट अमाउंट इसके सामने, ये लाइन खींचेंगे नहीं, मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है कि क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट वाले में लिखेंगे 5 लाख रुपए। आप देखेंगे कि आपका जो डेबिट है वो किसके इक्वल है, क्रेडिट के इक्वल है, किसके इक्वल है, डेबिट आपका क्रेडिट के इक्वल है, और यही हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में कि हमारा जो डेबिट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन योर डेबिट मस्ट बी इक्वल टू योर क्रेडिट, क्यों, क्योंकि हम डुअल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जब एक चीज होती है कोई भी एक ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी एक काम हो रहा है वो दूसरे अकाउंट को जरूर अफेक्ट करेगा, कम से कम 2 अकाउंट वहां पे इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो हम चलते हैं आगे, अगर ये समझ में आ गया है तो और ट्रांजेक्शन करते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन है, अभी मैं जो ले रहा हूँ उसमें हम देखेंगे कि जनरली जो भी मैं अभी ट्रांजेक्शन आपको समझा रहा हूँ उसमें आपका सिर्फ रियल अकाउंट ही इन्वॉल्व है बस, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, अ, अभी क्या किया था मैंने, बिल्डिंग परचेज किया था, तो मैं अब लिख दे रहा हूँ परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ₹470,000, कुछ नहीं बोला है तो कैश मानेंगे, कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मानते हैं कि कैश में खरीदा है। अब मुझे बताइए हमें क्या देखना है इसके अंदर, क्या क्या आइटम इन्वॉल्व है, तो एक आइटम तो है फर्नीचर, और एक आइटम क्या है, कैश, तो फर्नीचर है और कैश है, और फर्नीचर पता ही है आपको क्या होती है, एसेट्स होती है, फर्नीचर क्या होती है, एसेट्स, और ये भी क्या होता है, कैश भी क्या होता है, कैश भी आपका क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो यानी इस पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर दो एसेट हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। अब कौन सी आ रही है और कौन सी जा रही है एसेट, ये बताएंगे आप, बताइए कौन सी एसेट आ रही है इसमें और कौन सी एसेट जा रही है, बताइए। फर्नीचर आ रहा है, और बिल्डिंग क्या हो रहा है, और सॉरी कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि भाई मैंने खरीदा है ना फर्नीचर, तो फर्नीचर आएगा, क्या जाएगा मेरे पास से, कैश जाएगा। और हमें पता है रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट कहता है जो आता है उसको क्या करिए, डेबिट करिए, और जो जाता है उसको क्या करिए, क्रेडिट, जो मतलब एसेट, अगर उसमें एसेट है तो, है ना, जो का मतलब क्या है, वॉट का मतलब क्या है, मैं एसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एसेट्स की बात कर रहा हूँ। अगर एसेट आ रही है तो डेबिट, और अगर एसेट जा रही है तो क्रेडिट, ठीक है जी। अब मुझे बताइए फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है, तो ये लिख दूं मैं, कम सिन है, क्या ये, कम सिन, और ये क्या है, हमारा ये एसेट्स वाला जो कैश है ये क्या है, गोज आउट, क्या है ये, गोज आउट है। और जो कम्स इन होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट कर देंगे इसको, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, और जो गोज आउट है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ठीक है, अभी मैं फॉर्मेट से बना रहा हूँ, फिर अभी थोड़ी देर बाद मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे, तो आप अपने आप जब करेंगे तो फॉर्मेट बना बना के करिएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, लाइन थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी हो सकती है, ये हो गया हमारा डेट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ये हो गया हमारा एलएफ लेजर फोलियो, और ये हो गया हमारा अमाउंट, ये अमाउंट है, ये भी हमारा क्या है, अमाउंट है, और ये कौन सा है, डेबिट वाला है, और ये कौन सा हमारा, क्रेडिट वाला है। ये होता है लेजर फोलियो, ये होता है हमारा पर्टिकुलर, और ये होती है हमारी डेट। चलिए बताइए क्या होगी एंट्री, बताओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बोलिए एंट्री, एंट्री साथ में बोलेंगे। जो जो डेबिट होता है उसको कैसे बोलते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट होता है उसको टू करके बोलते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट जो क्रेडिट होगा उसको टू करके बोलेंगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो डेबिट वाला खत्म,
टू कैश अकाउंट कितना 70,000 और 70,000। तो एंट्री क्या बनी, मान लीजिए मैंने 2 अप्रैल को खरीदा, 2 अप्रैल 2025 को, तो एंट्री क्या हो गई हमारी, हमारी एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है जी, 70,000 का फर्नीचर है और हमारे पास से कैश भी कितना गया है, 70,000 गया है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं नरेशन, ब्रैकेट में लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेज्ड। क्या लिख सकते हो, सिंपल लिखना होता है इसको, छोटा सा, फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। चलें आगे, अब हम चलते हैं, एक और ट्रांजेक्शन कराऊं क्या, बताइए। चलिए आप, एक और ट्रांजेक्शन बताऊं, अब आप लोग बताना। ठीक है, अब आप लोग बताना। थर्ड, सोल्ड मोटर व्हीकल ₹450,000 and received check, अरे भाई ये रख तो नहीं रहा, यस, एंड रिसीव्ड चेक। चेक का मतलब है पैसा बैंक में आया होगा, चेक का क्या मतलब है, रिसीव्ड चेक फॉर द सेम। ठीक है जी, अब मुझे बताइए इसमें आपको कौन कौन सी एसेट इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है। तो एक तो हमें दिख रहा है मोटर व्हीकल, और एक हमें दिख रहा है 50,000 रुपए कैश है या बैंक है, बैंक से इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और हमें पता है कैश भी एसेट होता है, बैंक भी एसेट होता है, और मोटर व्हीकल भी क्या है, एसेट है। तो बताइए अगर मैंने सेल किया है तो ये कम सीन है कि गोज आउट है, ऑब्वियसली सेल किया है तो जाएगा ना ये, तो ये क्या है, गोज आउट है। क्या है ये, गोज आउट है। और ये सेल करूंगा तो पैसा आएगा, तो ये क्या है, ये हमारा कम्स इन है। ये है क्या, जो कम्स इन है वो है बैंक, क्या है ये, बैंक। और जो गोज आउट है वो क्या है, मोटर व्हीकल। क्या है ये, मोटर व्हीकल। हम्म, अब जो गोज आउट होता है वो क्या होता है, डेबिट। व्हाट कम्स इन, जो कम्स इन होता है वो डेबिट होता है, और जो गोज आउट होता है वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट। एंट्री पास कर देंगे, अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा एंट्री लिख रहा हूँ। तो एंट्री क्या बनेगी, जो डेबिट है उसको डेबिट कर दीजिए, तो बैंक, डेबिट है तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट को थोड़ा अंदर से लिखते हैं, टू टू क्या है, मोटर व्हीकल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे सेल ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, कितने रुपए रिसीव किए हैं, 50,000 का ये था मोटर व्हीकल, और 50,000 ये आपने रिसीव किए हैं। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला रूल है हमारा क्या, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, अगला रूल किस चीज का है हमारा, नॉमिनल अकाउंट का है। ठीक है, चलिए फटाफट से ये रूल याद करिए, आपको मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड आपको मैं दे रहा हूँ, फटाफट से रूल याद करिए जल्दी। चलिए, याद हो गया, आप आई होप सभी को याद हो गया है। क्या है, फटाफट से बोलेंगे मेरे साथ, फटाफट से मेरे साथ बोलेंगे, क्या है, नॉमिनल अकाउंट किससे डील करता है, नॉमिनल अकाउंट डील करता है एक्सपेंस लॉसेस से और इनकम और गेन से। ठीक है जी, चलिए तो फटाफट से बोलेंगे मेरे साथ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बोलिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, वेरी गुड। बोलेंगे तभी आपको याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। ठीक है, जब ये याद हो जाएगा ना तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज फिर बार बार आपको रूल देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार कर लेना है, मतलब लर्न कर लेना। ठीक है, तो अब एक्सपेंस और लॉस होते क्या है, तो एक्सपेंसेस क्या चीजें होती हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक्सपेंसेस होती है मतलब द बेनिफिट ऑफ विच, या ऐसे लिख लीजिए,
विच ड्राइव्स बेनिफिट्स। ठीक है, जैसे कि खर्चे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे आपने रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दी, तो इनके बेनिफिट हम यूज करते हैं ना, और ये क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं ना, मतलब हम बेनिफिट यूज करते हैं, खत्म। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया, मैं कहीं पे किराए पे रहा, 1 महीने रहा, तो मेरे को 1 महीने का रेंट देना है, तो 1 महीने की मैंने फैसिलिटी ले ली है मैंने, उसके बदले मुझे क्या पे करना है, रेंट पे करना, तो ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस में क्या हो सकता है, आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, आपका वेजेस हो गए, और जो छोटे मोटे खर्चे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हो आप, गुड्स। और एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, गुड्स जो होता है ना, और जो एसेट होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। गुड्स जो होता है उसको हम बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं लाते हैं, हम उसको बिजनेस में प्रोड्यूस करते हैं और उसको आगे सेल कर देते हैं। लेकिन एसेट जो है वो हमेशा क्या होती है, बिजनेस के अंदर ही रहती है, कुछ लंबे लंबे टाइम तक। उसका इंटेंशन हमारा ये नहीं होता है कि हमें इसको सेल करना है, लेकिन गुड्स का जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, कि हमें इसको क्या करना है, सेल करना है। यानी गुड्स मतलब सामान, और एसेट्स मतलब आपकी संपत्ति। ठीक है, तो एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस इतना है कि ये क्या है, फॉर सेल, ये फॉर सेल पर्पज है, और ये किसके लिए है, नॉट फॉर सेल। किस चीज के लिए होता है ये, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होता है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को आगे फर्दर करने के लिए होता है, चलाने के लिए होता है, इसको सेल करने के लिए नहीं है। लेकिन ये क्या है, सेल करने के लिए होता है। ठीक है, इसको सेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है जी, प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है, इसको सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन कई बार कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो खराब हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, और उनको भी हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। और उनको सेल करने पे अगर आपको कोई फायदा हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो गेन किस पे होता है, एसेट्स पे होता है, यानी कैपिटल गुड्स पे होता है। ठीक है, और ये किस पे होता है, हमारा गुड्स पे होता है जनरली। ठीक है, प्रॉफिट। एक्सपेंसेस जिससे आपको बेनिफिट मिलता है, लॉसेस, लॉसेस में हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता है। जैसे आग लग गई, लॉस बाय फायर, चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, आपने क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन भी एक तरह का लॉस है ना। डेप्रिसिएशन जो होता है, जो आप जब एसेट्स को यूज करते रहते हैं तो वियर एंड टीयर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, फैशन में ना रहने की वजह से, तो और भी बहुत सारे लॉस हो सकते हैं आपको, है ना। गुड्स आपने सेल किया, एसेट्स आपने सेल की, उस पर आपको नुकसान हो गया। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन। तो हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है वो किससे डील करता है, एक्सपेंस, लॉस और इनकम और गेन से डील करता है। मतलब क्या होगा जी, अगर आपको कोई इनकम और गेन हुई है, अगर आपको कोई क्या हुई है, इनकम और गेन, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट हो जाएगी। और अगर हमें कोई एक्सपेंस लॉस हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब हम एक एग्जांपल से करते हैं, फिर उसके बाद एक दो एंट्री से इसके साथ एनालिसिस करेंगे इसका, है ना, एनालिसिस पार्ट। चलिए, चलता है। तो देखिए, मैं कुछ एक्सपेंसेस के नाम लिख रहा हूँ, जैसे जैसे रेंट पेड ऑफ ₹10,000। आप एक चीज याद रखना, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ एक ही रूल है। एक ट्रांजैक्शन के अंदर तीनों रूल हो सकते हैं, तीनों रूल के आइटम हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब हम बात करेंगे इस ट्रांजैक्शन की, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर जब हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक्सपेंस, लॉस और इनकम और गेन मिलेगा। हो सकता है उसमें आपको एसेट मिल जाए, हो सकता है उसमें आपको किसी पर्सन का नाम मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। देखिए, इसमें ऐसा ही कुछ है। इसमें आप देखेंगे, रेंट आपने जो पे किया है, रेंट पे किया है ना, तो रेंट क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है। क्या है आपके लिए, मतलब डेबिट और एक्सपेंसिव एनालिसिस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो डेबिट और क्रेडिट क्या करना है, इनके जो नाम है ना, नाम, इनके जो नेम है, उनको डेबिट क्रेडिट करना होता है। और नेम क्या है यहाँ पे, रेंट का क्या नाम है, रेंट का क्या नाम है यहाँ पे, यहाँ पे रेंट का नाम है, मतलब एक्सपेंस का क्या नाम है, डेबिट और एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है क्या, रेंट है, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो ये हो जाएगा जी हमारा डेबिट। क्या पे किया आपने, 10,000 रुपीज। अब बात आ गई रुपीज, यानी कैश या बैंक। तो अभी हमने भाई पिछले उसमें रूल में नहीं किया, जो कैश और बैंक होता है वो तो हमारी एसेट होती है। कैश या बैंक क्या होती है, हमारी एसेट होती है। और एसेट के लिए तो नॉमिनल अकाउंट नहीं लगता है, एसेट के लिए कौन सा रूल लगता है,
रियल अकाउंट का रूल। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले सबसे पहले बताइए फटाफट। हमने बोला डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। हमने देखा ट्रांजेक्शन दी हुई है रेंट पेड ऑफ ₹10,000, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि रेंट जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, उसका क्या नाम है? नाम देखना होता है। इनकम गेन एक्सपेंस लॉस में क्या देखना होता है? नाम। आएगा तो पैसा ही, जाएगा भी पैसा, यानी कैश या बैंक, कैश या बैंक, तो उसके लिए तो रियल अकाउंट ही लगेगा, क्योंकि वो रियल अकाउंट डील करता है उससे। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि इनकम एक्सपेंस और इनकम और एक्सपेंस या लॉस और गेन का क्या नाम है। तो हमने देखा उसका नाम है रेंट। रेंट क्या है जी? एक्सपेंस, लिख लिया। अब हमें पता है जो नाम होता है, अगर वो एक्सपेंस है तो डेबिट, और अगर जो नाम है अगर वो इनकम है तो क्या हो जाएगी? वो क्रेडिट। ये कर दिया जी हमने। फिर हमने देखा है जो रेंट आपने पे किया है ये तो कैश में पे होता है भैया, तो ये कैश में पे होगा या बैंक से पे होगा? और कैश और बैंक क्या होते हैं हमारे? कैश और बैंक हमारी एसेट होती है, क्या होती है? एसेट, यस। तो ये तो क्या है? ये कुछ नहीं दिया तो कैश मानेंगे कि कैश में पे हुआ है, तो ये तो कैश है। और कैश से हमारा कौन सा रूल डील करता है? चलिए ये तो समझ में आ गया, एक्सपेंस से डील करता है नॉमिनल का रूल। एक्सपेंस से डील करता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि एक्सपेंस को क्या करिए? डेबिट करिए। चलिए कर दिया। लेकिन कैश से डील करता है हमारा रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जो एसेट है, अगर वो आ रही है तो डेबिट, और अगर वो जा रही है तो क्रेडिट। तो बताइए, पे किया है आपने तो कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है? तो पे करने पे कैश हमारा गोज आउट है। क्या है ये? गोज आउट। ठीक है। गोज आउट का मतलब क्या है? कि पैसा जा रहा है, और जा रहा है तो रियल अकाउंट क्या कहता था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना? क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो गोज आउट है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो चलिए हम फटाफट से इसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो क्या हुआ हमारे पास? हमारे पास एंट्री क्या बनी? रेंट अकाउंट क्या होता है? डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनी एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट डेबिट क्या हुआ? क्योंकि एक्सपेंस है। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वो जा रहा है। ठीक है। तो एंट्री को लिख देते हैं। एंट्री को लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एंट्री को। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था? 10,000। ये इधर ऐसे ध्यान रखना है ना, और ये 10,000, ये डेबिट वाला अमाउंट है और ये क्रेडिट वाला अमाउंट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे रेंट पेड 10,000। ठीक है, नरेशन मतलब न, लास्ट में थोड़ा सा बता देंगे कि क्या चीज की एंट्री हमने की है। चलिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा इनको ट्राई। सैलरी पेड 70,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 5,000। ठीक है। गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹30,000। अब गुड्स ध्यान रखना, गुड्स क्या होते हैं? परचेज किया है ना तो एक्सपेंस है। क्या है ये? एक्सपेंस है। इसको एसेट मत समझ लेना। गुड्स परचेज किया है ना तो क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है। और गुड्स की एंट्री जो होती है वो परचेज के नाम से होती है। तो परचेज क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो इसका मतलब परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री कैसे बनेगी हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज क्या होते हैं? एक्सपेंस। खरीदेंगे तो क्या होगा? खर्चा होगा, गुड्स खरीदेंगे तो। ठीक है। और क्या जा रहा है आपके पास से? भाई खरीदोगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट कितना है आपका? 30,000 और 30,000। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब ये याद रखना है आपको। ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिएगा एक बार। आगे चलते हैं। थर्ड एंड लास्ट हमारा जो है रूल, वो कौन सा है हमारा? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कब लगता है? जब किसी पर्सन का नाम आ जाए, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो आपका नॉमिन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो आपका नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो। सब में क्या लगेगा आपका? ये रूल लगेगा। ठीक है। तो पर्सन में मैंने बताया था आपको 3 तरह के पर्सन होते हैं। ठीक है।
जिसमें आपका क्या होता है, एक तो नेचुरल होता है, नेचुरल, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल, और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल, और तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है। ठीक है। तो आपको कभी भी नाम दिख जाएगा तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। और पर्सनल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है अगर वो रिसीवर है तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, और अगर वो गिवर है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। अब रिसीवर और गिवर अपना नहीं देखना है, अपने आप को नहीं देखना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उस कंपनी को नहीं देखना है, आपको देखना है सामने वाले का स्टेटस, है ना, कि वो जो सामने वाला पर्सन है वो कौन है, वो गिवर है या रिसीवर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मैंने लिखा है रिसीव्ड कैश ऑफ ₹5,000 फ्रॉम सोहन। किससे रिसीव किया है कैश, 5,000 कैश किससे रिसीव किया हमने, सोहन से रिसीव किया है। सोहन नाम आ गया ना, नाम आ गया कि नहीं आया, ट्रांजैक्शन में नाम दिख रहा है। नाम जब दिख जाएगा तो कौन से अकाउंट पे आ जाएंगे, सीधा भाग के आएंगे किसके पास, पर्सनल अकाउंट के पास। बोलेंगे भाई नाम आ गया है ट्रांजैक्शन के अंदर, बताइए मैं क्या करूं। तो रूल आपको बताएगा, वो कहेगा भाई नाम आया है कोई बात नहीं, नाम में पर्सनल अकाउंट के पास आए हो आप, बिल्कुल सही जगह आए हो। आप ये बताइए कि रोहन या जो भी है आपका, सोहन रोहन जो भी है, सोहन है, वो बताइए कि वो कौन है, वो रिसीवर है या गिवर है। तो वो बोलेगा कि सर वो मुझे पैसा दे रहा है, मैंने रिसीव किया है, मैंने क्या कि रिसीव। तो वो कहेगा नहीं नहीं आप अपना मत बताइए, सोहन आपके लिए क्या है, गिवर है कि रिसीवर है। तो मैंने कहा भाई मैं रिसीव कर रहा हूँ, इसका मतलब वो दे रहा है, गिवर है। तो वो गिवर है। तो कह रहा है ठीक है जी, एक काम करो इसको लिख दो, गिवर है ये, गिवर है। तो अब कह रहा है अब रूल पढ़िए क्या लिखा है। तो मैंने कहा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यानी गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कह रहा है ठीक है तो कर दो क्रेडिट भाई, उसमें सोचना क्या है, क्या हो जाएगा ये आपका, क्रेडिट हो गया। फिर बोल रहा है आपको और क्या दिख रहा है इसमें, मैंने कहा कैश दिख रहा है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए मुझे कैश दिख रहा है। तो कह रहा है ये मेरा काम नहीं है भाई, कैश एसेट है, और एसेट के लिए कौन सा रूल है बताओ, एसेट के लिए कौन सा रूल है, नॉमिनल रियल पर्सनल, रियल है, गुड। कौन सा रूल है, रियल रूल, रियल, क्योंकि कैश है, और कैश क्या होती है, एसेट होती है। और एसेट के लिए कौन सा रूल होता है, रियल का रूल होता है। और रियल क्या कहता है कि भाई अब आप भागे भागे गए किसके पास, रियल अकाउंट के पास। आपने बोला भाई 5,000 रुपए दिख रहा है मुझे ट्रांजेक्शन में, बताइए क्या करूं। तो उसने कहा पहले तो ये बताइए कि वो 5,000 रुपये आ रहा है या जा रहा है। तो मैंने कहा रिसीव किया है मैंने, आ रहा है। मैंने क्या बोला, आ रहा है। तो कह रहा है आ रहा है तो एक काम करिए रूल पढ़िए मेरा। तो उसमें लिखा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कह रहा है कम्स इन है तो क्या कर दोगे, डेबिट कर दो भाई, उसमें सोचना क्या है, तो कर दो डेबिट। तो मैंने कहा ठीक है मैंने कर दिया। तो कह रहा है एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री बन गई आपकी, कैश अकाउंट हो गया डेबिट और सोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री कैसे लिखते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। बोलिए फटाफट मेरे साथ, एंट्री बोलेंगे सभी, बिना बोले आपको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे, बोलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट। जब किसी का नाम लिखते हैं तो अपोस्ट्रोफ एस लगा के लिखते हैं ना, सोहन्स अकाउंट। और अगर आप सिर्फ नाम लिखना चाहते हो, अपोस्ट्रोफ नहीं लगाना चाहते हो, फिर आप सोहन नहीं, सोहन सोहन अकाउंट नहीं लिखोगे, क्योंकि सोहन अकाउंट नहीं है, सोहन का अकाउंट है। समझ में आ रहा है ना। तो या तो आप टू सोहन लिख दीजिए बस, और अगर आप अकाउंट लगाना चाहते हो तो अपोस्ट्रोफ एस लगा के और फिर लिखिए अकाउंट। कितना है, 5,000। ठीक है, 5,000 और 5,000। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा और एनालिसिस करते हैं एक दो ट्रांजेक्शन्स का। मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट से बताइएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ गुड्स परचेज्ड फ्रॉम करण ऑफ ₹10,000।
अब जब कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन इज साइलेंट कि कैश में खरीदा है कि उधार खरीदा है, क्योंकि नाम दिया है ना, हो सकता है उधार खरीदा हो। तो जब सिर्फ नाम दिया हो और कैश के बारे में कुछ ना बोला हो, तो हम इसको मानते हैं क्रेडिट। क्या मानते हैं? क्रेडिट मतलब उधार मानते हैं। क्या मानते हैं? उधार आपने खरीदा है। ठीक है। तो गुड्स परचेज, परचेज तो एक्सपेंस है। परचेज क्या है? एक्सपेंस है। तो आप किस रूल के पास जाएंगे? रियल के पास जाएंगे? गलत। नॉमिनल के पास जाएंगे? गलत। सॉरी, पर्सनल के पास जाएंगे? गलत। किसके पास जाएंगे? नॉमिनल के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट किससे डील करता है? एक्सपेंस लॉस से डील करता है। और परचेज क्या है? गुड्स अगर परचेज किया, गुड एसेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? गुड्स की। तो गुड्स को परचेज करना इज एक्सपेंस, तो परचेज हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। इसलिए हम परचेज अकाउंट तो कर देंगे जी डेबिट। तो कैसे बोलूंगा मैं इसको? परचेज क्या होता है? एक्सपेंस होता है, क्योंकि परचेज गुड्स का है इसलिए एक्सपेंस है। ठीक है। एक्सपेंस के लिए कौन से रूल के पास जाना होता है जी? हम गए नॉमिनल के पास। किसके पास गए हम? नॉमिनल। नॉमिनल ने बोला कि भाई मेरा रूल पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। तो मैंने कहा डेबिट व्हाट? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो कह रहा है ये एक्सपेंस है ना, तो कर दो भाई डेबिट, उसमें सोचना क्या है। तो मैंने कर दिया डेबिट। फिर मैंने कहा इसमें करण भी लिखा हुआ है और नाम आता है, तो किसके पास भाग के जाओगे? तो कह रहा अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर्सनल के पास जाना है मुझे। किसके पास जाना है? नाम आता है तो पर्सनल अकाउंट के पास जाना है। मैं भागा भागा गया पर्सनल अकाउंट के पास। मैंने पर्सनल अकाउंट से पूछा भैया नाम आ रहा है इसमें, क्या करूं? तो बोला नाम से मतलब नहीं है, नाम तो आ रहा है वो समझ में आ गया, आप मेरे से गए, मेरे पास आ गए, नाम देख के अच्छी जगह आ गए। ये बताइए कि वो जो करण है वो गिवर है कि रिसीवर है? तो मैंने कहा मैंने सर उससे खरीदा है। खरीदा है तो इसका मतलब उसने मुझे दिया है। तो दिया है तो इसका मतलब वो क्या हुआ? गिवर हुआ। क्या हुआ? वो गिवर हुआ। वेरी गुड। तो उसने कहा क्या है ये? गिवर है। और गिवर क्या होता है? पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग गिवर क्या होता है? उसने बोला मेरा रूल पढ़ लीजिए, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर क्या होता है जी? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ क्रेडिट, उसमें क्या सोचना है इतना। तो बोला कि अब एंट्री कर लो आप। तो एक्सपेंस यानी कि परचेज, परचेज इज एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और टू करंस अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू करंस अकाउंट। ठीक है। कितना अमाउंट है जी? कितने का? 10,000 और 10,000। चलिए इसी के कंटिन्यूएशन में एक एंट्री दे रहा हूँ, फटाफट से बताइए आप, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सही बताएंगे। पेड कैश ऑफ ₹10,000 टू करण। अब आपने क्या किया, कुछ दिन बाद उसको 10,000 रुपए पे कर दिए। अब बताइए क्या होगा? अब बताइए क्या होगा? तो कुछ नहीं है भाई, आ जाएंगे एंट्री पे, ट्रांजैक्शन पे आ जाएंगे, देखेंगे क्या क्या है इसमें। क्या इसमें कोई एक्सपेंस, उन 5 चीजों में से ढूंढेंगे, सॉरी उनमें से एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन और एसेट, इन और किसी का नाम, ये 5-6 चीजें ढूंढेंगे। जो मिल जाएगी उसको अंडर सर्कल करके फिर देखेंगे किस अकाउंट से डील करती है, उस अकाउंट के पास जाएंगे, वो बताएगा डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो मैंने देखा इसमें 10,000 रुपए कैश इन्वॉल्व है। और मुझे ये पता है कि जो कैश होता है, जो कैश होता है वो क्या है? एसेट है। और मुझे ये भी पता है कि एसेट से कौन सा रूल डील करता है? रियल डील करता है। और मुझे ये भी पता है रियल क्या कह रहा है? रियल कह रहा है कि ये बताइए कि वो आ रहा है पैसा या जा रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है कि जा रहा है? तो मैंने कहा मैंने पे किया है तो जा रहा है। जा रहा है ना भाई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कर दो क्रेडिट। गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट होता है। कर दिया क्रेडिट। अब आगे चलो, और कोई क्या दिख रहा है? मैंने कहा नाम दिख रहा है। नाम दिख रहा है तो किसके पास जाओगे? पर्सन के पास जाओगे, क्योंकि जब भी कभी नाम दिखेगा तो किसके पास जाएंगे आप? पर्सनल अकाउंट के पास जाएंगे। पर्सनल अकाउंट के पास जब आप गए तो आपने बोला बताइए करण कौन है, रिसीवर है कि गिवर है? मैंने कहा सर मैं उसको कैश पे कर रहा हूँ। तो सर वो रिसीव करेगा, तो इसका मतलब वो क्या है? रिसीवर है। तो उसने कहा वेरी गुड। रिसीवर है तो रिसीवर क्या होता है? डेबिट द रिसीवर होता है। क्या होता है रिसीवर? डेबिट होता है। तो उसने कहा जी रिसीवर को क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? करंस अकाउंट डेबिट और टू कैश, सॉरी टू, हाँ कैश अकाउंट। तो पहली एंट्री हो गई हमारी। सेकंड एंट्री क्या हो गई? करंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, क्लियर है। कितना है ये? 10,000 है और ये 10,000 है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये एनालिसिस, ये एनालिसिस पार्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए गुड।
अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए फटाफट से सारी ट्रांजैक्शन पढ़िए जल्दी, ऑल 10 ट्रांजैक्शन फटाफट से रीड करिए जल्दी। चलिए रीड कर लिया आप लोगों ने, कर लिया रीड। देखिए अब मैंने आपको बताया था जो ऑनर होता है ना, ऑनर, उसको हम क्या बोलते हैं, याद है आपको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग याद था, जो मैंने बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर होते हैं, और उसमें मैनेजमेंट वगैरह वो सब था। और एक और बताया था मैंने, सेपरेट लीगल एंटिटी, जब बिजनेस जो भी व्यक्ति स्टार्ट करता है, वो व्यक्ति क्या होता है, कंपनी का इंटरनल, कंपनी की लाइबिलिटी होती है वो। और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी बताई थी, इंटरनल लाइबिलिटी को हम कैपिटल बोलते हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को लाइबिलिटी ही बोलते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ना अंकुर, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये क्या हुआ, कंपनी का ऑनर हुआ। लेकिन ऑनर, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस और बिजनेस के ऑनर दोनों अलग अलग हैं। तो जब ये अलग है तो ये क्या हुआ, कंपनी का एक्सटर्नल हुआ, सॉरी इंटरनल लाइबिलिटी हुई है। और इंटरनल लाइबिलिटी जो होती है उसको किस नाम से लिखते हैं हम, कैपिटल के नाम से लिखते हैं, याद होगा अगर तो, पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा, नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा पिछला लेक्चर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यानी अंकुर का नाम ना लिख के हम क्या लिखेंगे, उसकी कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या है जी, कैश। तो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो भाई मुझे बताइए, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो एंट्री क्या होगी हमारी, तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी बताइए। अगर कैश आ रहा है तो आता है, तो कैश क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। गिवर कौन है, अंकुर, और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है, अंकुर, लेकिन उसके पैसे को हम अंकुर के नाम से नहीं लिखेंगे, उसको किस नाम से लिखेंगे, कैपिटल के नाम से लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। अमाउंट कितना है जी, अमाउंट कितना है, 6 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया है, तो ये हो गया 6 लाख। अब ये सारी एंट्रीज को रूल के हिसाब से आप एनालाइज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दूसरा, दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं फटाफट से। कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब परचेज क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। क्या दे रहे हो आप, कैश, कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। अब मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, आप लोग इसको अपनी रूल के हिसाब से बैठ के आराम से तसल्ली से एनालाइज करिएगा, समझ में आ जाएगा। परचेज क्या होती है, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट कहता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है आपके पास से, कैश। कैश क्या होती है, एसेट, एसेट जब जाती है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो जाती है तो क्रेडिट होती है, कितना है, 80,000, कितना है, 80,000। तो यहाँ लिखेंगे 80,000, और यहाँ भी लिखेंगे 80,000, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है, यस ये हो गया 80,000। नेक्स्ट कह रहा है सैलरी पे किया, आप सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी क्या होगी, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। क्या जा रहा है, कैश, तो कैश जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो एक्सपेंस डेबिट, और सैलरी कैश जा रहा है तो क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी, क्या नाम है एक्सपेंस का, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी सैलरी है, 10,000 जा रही है, 10,000 सैलरी पे कर रहे हो आप, यस 10,000। तो यहाँ लिखेंगे 10,000, यहाँ पे लिखेंगे 10,000, वेरी गुड। चलिए आराम से बैठ के जब करेंगे इसको तो आपको समझ में आएगी एक एक चीज जो मैंने अभी बताई है। कह रहा है गुड सेल किया है, अब किसको सेल किया है, रोहित को सेल किया है, उधार बेचा है ना, कितने का, 60,000। तो नाम दिख रहा है मुझे रोहित, तो पर्सनल अकाउंट लगेगा। सेल दिख रहा है मुझे इनकम, तो कौन सा लगेगा, नॉमिनल लगेगा। इनकम के लिए कौन सा रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम, सेल इनकम होती है ना, तो सेल इनकम होती है तो नॉमिनल अकाउंट लगेगा। और ये उधार है, उधार 60,000, क्या है नाम, रोहित का नाम है। रोहित को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। मुझे एक बात बताइए, सेल कर रहे हो रोहित को, तो रोहित क्या हुआ, रिसीवर, और डेबिट द रिसीवर, तो रोहित हो जाएगा रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री कर देंगे हम यहाँ पे, रोहित अकाउंट डेबिट, और सेल क्या होती है, इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसको कर देंगे क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट, ये गुड्स के केस में यूज करते हैं वर्ड। ये वर्ड परचेज और सेल किसके केस में यूज करते हैं हम, गुड्स के केस में, ध्यान रखना।
एसेट के केस में एसेट का नाम आता है, जब एसेट परचेज होती है तो उसी का नाम आता है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, गुड। तो रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कितना है यहाँ पे रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना था वो, 60,000 था ना, 60,000, यस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60,000 और यहाँ भी लिख देंगे हम 60,000, गुड। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है ऑफिस मशीन परचेज फॉर कैश 12,000। मशीन क्या है, एसेट है, अभी बताया मैंने आपको, एसेट है। और एसेट क्या हो रही है, परचेज कर रहे हो तो आ रही है। अब यहाँ पे परचेज देखिए गुड्स नहीं है, ध्यान रखना जो चीज मैं बोल रहा हूँ, गुड्स के केस में वर्ड परचेज यूज होता है, मशीन के केस में जो परचेज नहीं लिखेंगे, मशीन ही लिखेंगे। तो क्या आ रही है, मशीन आ रही है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो जो एसेट आती है तो डेबिट, जो जाती है तो क्रेडिट। तो जो आ रही है वो डेबिट और जो जा रही है वो क्रेडिट। तो हमें साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि भाई आ क्या रहा है, आ रहा है मशीन और जा रहा है क्या, कैश। तो ये फोर्थ के बाद हमारी फिफ्थ एंट्री हो जाएगी, फिफ्थ एंट्री हो जाएगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की मशीन थी हमारी, हमारी मशीन थी 12,000 रुपए की, ठीक है जी। तो यहाँ लिख देंगे 12,000 रुपए। अब ये फॉर्मेट में लिखना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तो इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, 12,000 और ये भी कितना हो गया हमारा 12,000। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ही टुक ए लोन फ्रॉम बैंक। अभी आपको याद होगा बैंक कौन है, थर्ड पार्टी है ना। बैंक क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है कि नहीं होता है, मैंने अभी बताया ना, जब भी किसी का नाम आ जाए, चाहे वो किसी पब्लिक कंपनी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, बैंक का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कुछ भी होगा, नाम अगर है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक लोन लिया है हमने, तो बैंक लोन किसी पर्टिकुलर बैंक से लिया होगा, ठीक है, आ क्या रहा है, अब पैसा बैंक में आया होगा, पैसा कहाँ आया होगा, बैंक में, तो बैंक आया है तो डेबिट, बैंक में पैसा आया है तो क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। तो ये सिक्स्थ हो जाएगी, है ना। तो एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू, गिवर कौन है, बैंक है, तो टू बैंक लोन, ब्रैकेट में लिख देंगे जो भी बैंक का नाम है, ठीक है। और लोन क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, इसलिए उसको हम क्रेडिट वैसे भी करते हैं, ठीक है। कितने का लोन लिया है हमने, ध्यान रखना लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। तो हमारी लाइबिलिटी बन गई बैंक के प्रति, क्यों, क्योंकि हमने लोन लिया है 30,000 रुपए का। तो इसको हम कर देंगे 30,000, सॉरी, इसको हम करेंगे 30,000, 30,000। चलिए आगे। कह रहा है ही रिसीव्ड, रिसीव कर रहा है क्या, कमीशन। तो भैया इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है, कमीशन इज ए इनकम, मिल रहा है ना, मिल रहा है तो इनकम है, पे करना होता तो क्या होता है, एक्सपेंस होता। तो नाम क्या है इनकम का, इनकम का नाम है कमीशन, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। और आ क्या रहा है, कैश, कितना आ रहा है, 4,000, कितना कैश आ रहा है, 4,000, समझ में आ रहा है। तो कमीशन इज ए इनकम और इनकम होती है क्रेडिट, कैश इज ए एसेट, आता है तो डेबिट। तो एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है जी। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट कहता है कमीशन इज अ इनकम, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कमीशन अकाउंट कितना है ये, कमीशन कितना था आपका, 4,000 रुपए, ठीक है, कितना है ये, 4,000 रुपए, 4,000 और 4,000, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पोस्टेज कितना पे किया, पोस्टेज क्या है, खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, पेमेंट जा रही है कैश में तो टू कैश हो जाएगा। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट भी क्या एक्सपेंस है, पे हो रहा है कैश में, कुछ नहीं बोला तो कैश मानते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो कैश, तो दो चीजें हो गई, पोस्टेज हो गया और रेंट हो गया, है ना। तो दोनों की एक साथ कर लें हम एंट्री, चलिए मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। पोस्टेज क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए क्या हुआ डेबिट, क्या जा रहा है कैश, तो इसलिए क्या हो गया, जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ, नाइन्थ में क्या होगा हमारा, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, जाता है तो क्रेडिट। कितना जा रहा है, ये 500 है और ये 6,000 है, कितना है ये आपका 6,000 है, ये 6,000 है। चलिए आगे चलते हैं।
लास्ट एंट्री कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। अब देखिए नाम भी आ रहा है और हमें पता है कैश भी है, तो नाम में क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल, सॉरी पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, ये देखिए व्यक्ति रिसीवर है कि गिवर है। तो भाई अगर मैं रिसीव कर रहा हूँ रोहित से तो वो तो गिवर हुआ ना, हमें रोहित का स्टेटस देखना है, रोहित क्या हुआ, गिवर हुआ, ठीक है। तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट, और कैश आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। अमाउंट कितना है, 60,000, 60,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 60,000, और ये भी 60,000, ठीक है। सबके नीचे नरेशन लिख देना शॉर्ट में, रिसीव्ड कैश, ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट में लिख देना। पेड रेंट इधर लिख देना, पेड पोस्टेज पेड, ठीक है, इस तरीके से सारी नरेशन लिख देना। तो बताइए मुझे फटाफट से, ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को। अगर नहीं आई है तो एक बार आराम से बैठ के पहले रूल देखना आप लोग, रूल देखने के बाद फिर ये एंट्री देखना, और एंट्री देखने के बाद करने की कोशिश करना। थोड़ा टाइम लगेगा बट मेरी गारंटी है कि आप एक बार जब ये रूल से करना सीख जाओगे ना, तो पूरी 11th पूरी 12th, ठीक है, यानी कि जो पूरी आपकी बुक है ना है उसके अंदर अगर हम बात करें तो उस केस में आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, सारा क्वेश्चन सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करना है। बट बेसिक फाउंडेशन यही है हमारी, इसको अगर आप छोड़ देंगे, इसको रटने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। कहाँ तक रटेंगे, बहुत सारी एंट्रीज हैं, है ना। तो हमने ये कोशिश की इसको करने की, आगे चलते हैं। अब अकाउंटिंग के जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, तो 3 बेसिस पे अकाउंटिंग होती है जनरली। एक होता है कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्डिंग करेंगे, वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो जिनमें हमारा कैश आया है या गया है, यानी कैश का इम्पैक्ट है। अगर कैश नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन हम छोड़ देंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे, हम कैश वाली नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शन जिनमें कैश नहीं है, नहीं जो एक्रूअल बेसिस पे हम सिर्फ वो करेंगे। लेकिन आप बताइए क्या हम कैश वाली को छोड़ के एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, मतलब हम क्या सिर्फ उधार उधार वाली करते हैं, या जिनमें कैश नहीं मिल रहा है या नहीं जा रहा है नहीं आ रहा है हम सिर्फ वो करते हैं, या सिर्फ हम वो ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें कैश आ रहा है जा रहा है, या हम दोनों ही करते हैं। तो हमने अभी क्या देखा, हमने भाई उधार वाली ट्रांजेक्शन भी की, हमने कैश वाली भी की। तो इंडिया के अंदर जो है वो आपका डुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चलता है, ठीक है। डबल डुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब हमारे यहाँ कैश भी चलता है और एक्रूअल भी चलता है, दोनों का समेशन चलता है। मतलब प्योरली कैश बेसिस और प्योरली एक्रूअल बेसिस नहीं चलता है हमारा यहाँ, कैश चलता है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। तो ये क्लास आज की हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने पेशेंटली सुना उसको। कोई डाउट है कुछ है तो आप प्लीज बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कमेंट में भी अगर आप लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, मैं वहां से भी देख के आपके डाउट्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में ले सकता हूँ। कमेंट में अगर आप लिखेंगे तो मेरे लिए इजी होगा बताना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आपने इतने पेशेंसली सुना तो ये एक बड़ी सी स्माइल आप सभी लोगों के लिए, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर आपका क्या है,